आर्यन को हर तरह की ब्लड लाइन और विरासतें समझ में आती थीं, चाहे वो कितनी भी जटिल क्यों ना हो। लेकिन उस वक्त जब उसकी नज़र होली स्पिरिट के अंश पर पड़ी, उसने बिना ज़्यादा सोचे तुरंत कहा, अवशोषित करो। लेकिन तभी एक सिस्टम की सूचना टनटनाई, गुण मेल नहीं खाते, अवशोषण असंभव। आर्यन चौंक गया। गुण मेल नहीं खाते, क्या मतलब हुआ इसका? ये क्या बकवास है? उसने फिर से कोशिश की, लेकिन वही नतीजा, अवशोषण असंभव। झुंझलाकर आर्यन ने सिस्टम खोलकर उस होली स्पिरिट के अंश की जानकारी देखी। वस्तु, होली स्पिरिट का अंश। शक्ति 10 सितारे। गति 10 सितारे। स्तर, विवरण 1, इसे अवशोषित करने वाला ना तो मानव होना चाहिए, ना दानव, ना प्रेत, ना राक्षस। विवरण 2, इसे अवशोषित करने पर 100% तक शक्ति बढ़ जाती है। विवरण 3, इसे अवशोषित करने वाले को होली स्पिरिट का पुत्र होना अनिवार्य है। ये पढ़ते ही आर्यन की आंखों में चमक आ गई। हा हा हा, होली स्पिरिट, क्या ये किसी ऐसे के लिए है जो इंसान नहीं, प्रेत नहीं, राक्षस नहीं, यानी वीरन? होली स्पिरिट का पुत्र, कमाल है, ये तो कमाल की चीज निकली। आर्यन ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, हातिम, ड्रैगन गॉड का वारिस। वीरन, होली स्पिरिट का पुत्र, अगर उनमें ये ताकतें हैं तो बाकी वॉर गॉड भी कुछ ना कुछ छुपाए हुए होंगे। हा हा हा, मेरे ये 8 वॉर गॉड एक से बढ़कर एक नायाब होंगे। मुझे ये पसंद आया। पहली बार जब उसने ड्रैगन गॉड को देखा तो उसने सोचा था ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन एक बार इत्तेफाक हो सकता है, दूसरी बार नहीं। और फिर त्रागंत किंग ने भी कहा था कि वो होली स्पिरिट का पुत्र है, लेकिन असल में वो था नहीं। वो इस अंश को कभी अवशोषित कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी सारी शक्ति दैविक शक्ति के उत्परिवर्तन की थी, होली स्पिरिट की नहीं। यानी वो झूठा था। सच ये था कि इस दुनिया में अगर कोई है जो ना मानव है, ना प्रेत, ना राक्षस, ना दानव, तो वो सिर्फ वीरन ही हो सकता है। आर्यन के 8 वॉर गॉड के भीतर अपनी अपनी कुछ खास प्रतिभा छिपी है, और शायद अब वक्त आ गया था कि वो उन प्रतिभाओं को खोजे। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, वीरन, बस थोड़ी और देर, फिर हम स्वर्ग को हिला देंगे। जब तू होली स्पिरिट का अंश अवशोषित करेगा, तेरी प्रतिशोध की ज्वाला भी भड़केगी। आर्यन ने न सिर्फ वीरन की मां की अंतिम इच्छा को याद रखा था, बल्कि अपने भाई का दर्द भी अपना लिया था। ये अंश मैं तेरे लिए संभाल कर रखता हूँ। इस दौरान त्रागंध महाद्वीप धीरे धीरे टूटने लगा था, आकाश फटने लगा, सागर उफान पर था और लहरें विकराल रूप ले रही थीं। ये पूरा महाद्वीप ड्रैगन सील की शक्ति पर टिका था। अब जब वो टूट चुकी थी तो वो शक्ति भी खत्म हो रही थी। लाखों सालों से समुद्र के नीचे सोए इस भूखंड में दरारें पड़ने लगीं। मास्टर, कुछ ठीक नहीं है, ये जगह टूट रही है, ब्लड ड्रैगन ने चेताया। उसकी नज़र फ्लेम ड्रैगन पर थी, जिसका आकार बाकी सबसे कई गुना बड़ा था। समुद्री ड्रैगन ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। उसी समय क्रिम्सन ड्रैगन भी असुर सागर से लौट आया, अपनी पीठ पर बेहोश एस्फीरा और रीवा को लिए। उसने कहा, मास्टर, चलो यहाँ से। आर्यन ने होश में आते हुए चारों तरफ देखा। आसमान में दरारें, धरती खंडित, सब कुछ जैसे कयामत की तस्वीर बन गया हो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने निराशा में सिर हिलाया, चलो। लेकिन उसका दिल मानो वहां से जाना ही नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसने अभी तक त्रागंध साम्राज्य के सारे खजाने नहीं पाए थे। उसे अपनी ट्रेनिंग के लिए धरती मणि और स्वर्ण तारा चाहिए थे। उफ, शायद मैं जिंदगी भर गरीब ही रह जाऊंगा। एक और बार हाथ से धन का जरिया निकल गया। उसका दिल कसमसाता रहा, जैसे हर गिरती ईंट के साथ उसका सपना भी टूटता जा रहा हो। तभी भीतर से पूर्वज रुद्रदेव की आवाज़ गूंजी, जो उसकी हर सोच को साफ साफ सुन सकते थे। अगर किसी और ने तेरी यह बातें सुनी होती तो शायद 2 थप्पड़ लगा देता तुझे। तू खुद को गरीब कह रहा है। तेरे पास कुल 1300 राक्षसी क्रिस्टल हैं, जिनमें से केवल एक ही हजारों स्वर्ण ताराओं के बराबर ऊर्जा रखता है। सच कहूं, इस समय पूरे नक्षत्र नगर में तुझसे अमीर ही शायद कोई होगा। अब तू कोई मामूली नहीं, सुपर अमीर है। और ऊपर से तेरे पास मोनाक कवच के वो 18 टुकड़े हैं, जिनमें से हर एक की कीमत लाखों धरती मणि होगी। पूर्वज रुद्रदेव की आवाज़ में व्यंग्य और चिढ़ दोनों थे। उन्हें तो लग रहा था कि आर्यन को लात मारनी चाहिए। त्रागंध साम्राज्य की ये यात्रा असल में एक खजाने की यात्रा बन चुकी थी। सोना चांदी तो पीछे छूट गया, लेकिन उसके पास असली दौलत थी। खैर, पूर्वज रुद्रदेव खुद भी अब आराम में थे। वो उन राक्षसी क्रिस्टल्स को ऐसे चबा रहे थे जैसे मूंगफली, बाएं एक दाएं एक। और ऊपर से कबाब का मज़ा। उनकी जिंदगी अब किसी अमीर नवाब से कम नहीं थी, और वैसे भी यह क्रिस्टल घनी ऊर्जा से भरे हुए थे। इनसे शक्तियों में उछाल आता था, बिना किसी दुष्प्रभाव के। आर्यन भी ये बखूबी जानता था। रायगर और उसके बाकी साथी जब महाविघालय की प्रतियोगिता में उतरेंगे तब इन्हीं क्रिस्टल्स की जरूरत होगी। और फिर अगर प्रतियोगिता में इन क्रिस्टल्स का जलवा छा गया तो वो शिवगिरी संघ के जरिए इनकी अलग से नीलामी रख सकता था। इससे शिवगिरी संघ की प्रतिष्ठा में एक भारी उछाल आएगा। सच कहें तो ये 1300 क्रिस्टल्स भी कम पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास हजारों की जो रूहानी सेना थी, उन्हें भी तो ऊर्जा चाहिए।
अगर उसे मिले तो करोड़ों क्रिस्टल भी कम नहीं होंगे। आर्यन ने धीरे से कहा, पूर्वज, घर में अनाज हो तो भूख से डर कैसा? पर मेरी हालत देखो ना, मैंने हजारों की रूहानी सेना और एक भुक्कड़ बूढ़ा पाल रखा है। तो अब आप ही बताओ, जिंदगी कड़वी नहीं होगी तो क्या होगी? पूर्वज रुद्रदेव कुछ पलों के लिए चुप रहे, फिर हंसते हुए बोले, लड़के, जब तक मुश्किलें नहीं झेलोगे तब तक ऊंचाई पर कैसे पहुंचोगे? पुरानी कहावत है, जो सहता है वही बढ़ता है। आर्यन का मन हुआ कि इस बार लात उसी को मारे, पर वो जानता था पूर्वज रुद्रदेव खुद भी कठिन ट्रेनिंग कर रहे थे। जो कुछ खा रहे थे उसका एक बड़ा हिस्सा रूहानी सेना की शक्ति बढ़ाने में लग रहा था। शायद इसी वजह से वो इतनी तेजी से मजबूत हो रहे थे। वो इसी सोच विचार में थे कि अचानक आसमान धंसने लगा। चारों ओर एक प्रचंड शक्ति का झटका फैल गया। समुद्री ड्रैगन की गूंजती आवाज आई, सभी ध्यान से। और तभी नील ड्रैगन ने भी चेताया, मास्टर, ये तबाही की प्रतिक्षेप शक्ति है। त्रागंत साम्राज्य एक विशेष स्थान था जो ड्रैगन सील की शक्ति से संचालित था। अब जब वो सील टूट चुकी है तो उसके पीछे की विनाशकारी शक्ति जागेगी। मुझे डर है कि अगर हमें यहाँ से निकलने में देर हो गई तो शायद हम सब इसी जगह खत्म हो जाएंगे। आकाश भारी होता जा रहा था और दबाव की शक्ति तीव्र हो रही थी। लाखों वर्ष पहले की तबाही के बाद ये पूरा महाद्वीप एक अलग स्पेस में कैद हो गया था और उस स्पेस की शक्ति ड्रैगन सील की शक्ति से जुड़ी थी। यहाँ तक कि ये सच्चाई समुद्री ड्रैगन को भी मालूम नहीं थी। अगर उस समय वह आर्यन को मार देता तो शायद खुद भी इस विनाश का शिकार हो जाता, क्योंकि जब तक उसे कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो जाती। समुद्री ड्रैगन ने झल्लाते हुए कहा, नील ड्रैगन भाई, अभी कुछ समझाने का वक्त नहीं है। ब्लड ड्रैगन भी पीछे से बोला, हाँ बड़े भाई, जल्दी करो, अब और नहीं सहा जा रहा। आकाश मानो दम तोड़ता जा रहा था। जो शक्ति अब सामने आ रही थी वह उस प्रलय से भी ज्यादा भयावह थी जिसने पहले कालकुंड क्षेत्र को मिट्टी में मिलाया था। इस बार सिर्फ तबाही नहीं, पूरी जगह खुद अपने भीतर सिकुड़ने लगी थी। नील ड्रैगन बोला, उस समय ड्रैगन एम्परर ने बताया था कि ये महाद्वीप उसकी सील शक्ति पर टिका रहेगा। अगर सील टूटी तो एक ऐसी शक्ति जागेगी जो सब कुछ निगल जाएगी। अब समझ आ रहा है, वही चेतावनी थी। क्रिम्सन ड्रैगन चिल्लाया, अरे यार, अब बकवास बंद करो, हमें अब क्या करना है, बस वो बताओ। आर्यन ने भी तेजी से पूछा, क्या करना होगा? नील ड्रैगन ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें पहले आकाश के आवरण को तोड़ना होगा। यही एक रास्ता है। उसके शब्दों के साथ ही समुद्री ड्रैगन ने बिना एक पल गंवाए अपने शरीर को घुमाकर पूरा शक्ति समेटी और आकाश की ओर छलांग मार दी। उसकी समुद्री शक्ति एक विशाल शंकु की तरह ऊपर उठी, सीधा आसमान को भेदने के लिए। लेकिन जैसे ही वो ताकत उस झुकते हुए आकाश से टकराई, उसका हर कण निगल लिया गया। मानो कुछ हुआ ही नहीं। आकाश जस का तस रहा और उसकी भयानक शांति और गहरी हो गई। समुद्री ड्रैगन, जो सबसे शक्तिशाली था, भी इस भीषण शक्ति के आगे तिनके जैसा गिर पड़ा। कमाल है, ब्लड ड्रैगन दहाड़ा, ये आवरण जरा सा भी नहीं हिला। क्या इसे सच में तोड़ा जा सकता है? नील ड्रैगन भाई, मजाक मत करो। उनके सिर सुन्न हो गए थे। और ये तो अभी बस तबाही की शुरुआत थी, वो इसमें ही मरने जा रहे थे। आर्यन ने तुरंत अपने सिस्टम में जांच की। फ्लेम ड्रैगन का रूप अभी कुछ पल के लिए सक्रिय था। उसने एक निर्णय लिया। वो सीधे आसमान की ओर बढ़ा, मन में ये सोचते हुए, ड्रैगन एम्परर, क्या तुमने ये सब 60 लाख साल पहले ही देख लिया था? क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे सिर और शरीर को निगल जाऊंगा? क्या तुम मेरे अंदर समा जाओगे? क्या ये त्रागंत साम्राज्य भी तुम्हारी योजना का हिस्सा था? अगर नहीं तो तुमने सब कुछ मुझ पर क्यों दांव पर लगाया? नील ड्रैगन की बातों ने उसकी सोच को झकझोर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे ड्रैगन एम्परर की भविष्यवाणी से कुछ भी बचा नहीं था। हर घटना, हर निर्णय जैसे पहले से तय थे। लेकिन आर्यन ने अपने अंदर उठती बेचैनी को दबाया और बोला, चाहे वो ड्रैगन एम्परर हो या फिर उसका भविष्यदर्शी ज्ञान, मेरी तकदीर मेरे हाथ में है। मुझे कोई नहीं चला सकता, यहाँ तक कि स्वर्ग भी नहीं। आर्यन दहाड़ा। उसके शरीर की सारी शक्ति फूट पड़ी। फ्लेम ड्रैगन ओब, एक आग का गोला उठा ज्वालामुखी की तरह उबलता हुआ, सीधे आकाश को चीरने के इरादे से। फ्लेम ड्रैगन ओब, दूसरा गोला। फ्लेम ड्रैगन ओब, तीसरा। फ्लेम ड्रैगन ओब, चौथा। हर आग का गोला एक दूसरे पर चढ़ता चला गया। उस लपटों की मीनार ने आकाश के सीने को गहरा धंसा दिया। लेकिन आवरण अभी भी नहीं टूटा था। आर्यन ने मुड़कर चिल्लाया, सभी मेरे पीछे रहो, मैं इसे चीर डालूंगा। समुद्री ड्रैगन एक पल को ठिठका, लेकिन फिर बिना हिचक आर्यन के पीछे हो लिया। बाकी ड्रैगन भी उसकी पुकार पर दौड़ पड़े उसकी अगुवाई में। आर्यन की हल्की सी हरकत के साथ ही उसका फ्लेम ड्रैगन रूप तेजी से आकाश की ओर टूट पड़ा, मानो वो कोई आग का गोला हो जो किसी अंतहीन आसमान से भिड़ने जा रहा था। एक उग्र गर्जना गूंज उठी, चीर दे इसे। आकाश से टकराते ही एक भयानक कंपन हुआ। एक बाल सी दरार उस आवरण पर उभरी और फिर शक्तियों की एक लहर आवरण को चीरती हुई चली गई। आर्यन की आंखों में चमक उभरी और पहले से भी ज्यादा भयानक शक्ति के साथ वो चिल्लाया, चीर दे इसे।
इस बार उसकी संपूर्ण ड्रैगन शक्ति एक विस्फोट बनकर आकाश पर टूटी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह किसी दिव्य द्वार के पहले स्तर को ध्वस्त कर रहा हो। वो दृश्य ऐसा था जिसे शब्द नहीं बांध सकते। बाकी सभी ड्रैगन उसके पीछे पीछे उड़ चले। उनके मनों में एक ही भाव था, सम्राट। वो स्तब्ध थे। अब तक उन्हें लगता था कि वो अजेय हैं। उन्हें लगता था कि केवल कोई महासंकट ही उन्हें रोक सकता है। उस घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया था, लेकिन त्रागंत किंग ने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया था। उन्हें दिखा दिया कि वो कितने दुर्बल हैं। अगर आर्यन ना होता तो आज उनमें से एक भी जीवित ना निकल पाता। उसी पल उनके भीतर एक आग जल उठी। अब उन्हें आर्यन की कृपा पर निर्भर नहीं रहना था। अब उन्हें खुद शक्तिशाली बनना था। आर्यन ड्रैगन क्षेत्र को खोलता और वो बस ताकत की प्रतीक्षा करते रहते। नहीं, वह गलत थे। उन्हें अब समझ आया, आज जो घटा वैसा फिर नहीं होना चाहिए। वो अब किसी महासंकट के आगे सिर नहीं झुकाएंगे, ना ही देवलोक के सामने। आर्यन ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उसका निश्चय, उसकी शक्ति, उसका अकेले टूट पड़ना, उसने उनके भीतर कुछ ऐसा जगा दिया जो न कभी किसी उपदेश से और न किसी और से जागा था। यहाँ तक कि ड्रैगन एम्परर भी वह भावना नहीं जगा पाया था जो आर्यन ने जगा दी। और फिर आर्यन उस आकाशीय आवरण को फाड़ता हुआ बाहर निकल आया। उसके ठीक पीछे समुद्री ड्रैगन निकला, फिर एक एक कर बाकी सभी ड्रैगन। जैसे ही वो सभी बाहर निकले, पीछे त्रागंत साम्राज्य और वो प्राचीन महाद्वीप जो 60 लाख सालों से शांत पड़ा था, धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और देखते ही देखते एक बारीक कण में सिमट गया और फिर हमेशा के लिए विलीन हो गया। आर्यन का दिल धड़क उठा। ये तो बेहद खतरनाक था। क्या यही है वो महासंकट? अब तक वो नील ड्रैगन से सिर्फ सुना करता था ड्रैगन आपदा की बातें, लेकिन ये कैसी आपदा थी, कितनी भयंकर। आज उसने महसूस किया, अगर यह उस आपदा की बस थोड़ी शक्ति थी तो असली आपदा कैसी होगी। लाखों साल पहले जो हुआ उससे भी कहीं भयानक, और वो दिन अब सिर्फ 5 साल दूर है। आर्यन की मुट्ठियां कस गईं। मुझे तेजी लानी होगी। बस 5 साल बाकी हैं, 5 साल। उसी पल उसके भीतर कुछ ठहर सा गया। आर्यन की नज़र सामने पड़ी। ये तो वही नीर्मक बीस्ट है जिसने हमें पाताल द्वार में धकेला था, अंडस्को। उसके होठों पर एक मुस्कान उभरी। मैंने वादा किया था कि वापस लौटने पर इसे खत्म करूंगा। फिर वो जोर से चिल्लाया, सभी ड्रैगन तैयार हो जाओ। उसने कसम खाई थी, जब वो वापस लौटेगा तो उसे जान से मार देगा। उसकी निगाह फिर से उस विशाल नीर्मक बीस्ट पर पड़ी, जो इंसानों के सामने तो पहाड़ जैसा लगता था, पर ड्रैगनों के सामने तो मानो एक कीड़ा हो। आर्यन ने उंगली से उसकी ओर इशारा किया और गुस्से में दहाड़ा, इसे पकड़ो, मैं इसे मार दूंगा। इसी दौरान नीर्मक बीस्ट भंवर के किनारे किसी चीज पर बार बार वार कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किन्हीं योद्धाओं को मार रहा हो और उसके चेहरे पर वही घमंड से भरी मुस्कान थी। लेकिन तभी उसे अचानक महसूस हुआ जैसे उस पर दर्जनों आंखें एक साथ टिकी हों। उसने जैसे ही ऊपर देखा, उसका शरीर कांप उठा। डर से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। समुद्री ड्रैगन ने गर्जना की, हमारे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। खुद आओगे या हम लेकर चले? नीर्मक बीस्ट के चारों ओर 14 ड्रैगन खड़े हो चुके थे। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, और सच्चाई ये थी कि वो भागने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। वो दृश्य ऐसा था मानो किसी मोहल्ले के बदमाश लड़कों का झुंड किसी शरीफ लड़के को घेर कर घूर रहा हो। जरा भी अकड़ दिखाई तो अगला पल उसका आखिरी हो। नीर्मक बीस्ट के पास कोई विकल्प नहीं था। कांपता हुआ वो धीरे धीरे फ्लेम ड्रैगन की ओर बढ़ने लगा। उसी समय सिस्टम की आवाज आई। फ्लेम ड्रैगन के रूपांतरण का समय खत्म हुआ। आर्यन का शक्तिशाली ड्रैगन शरीर उसी पल मानवी रूप में लौट आया। नीर्मक बीस्ट की आंखें चौंधिया गईं। उसके सामने एक साधारण मानव खड़ा था। गुस्से और अचरज से उसकी आंखें चमक उठीं। एक नश्वर मानव, वह भी इस पाताल द्वार के क्षेत्र में। इस जगह तो वो खुद को अजेय मानता था। उसकी आंखों में नफरत और हिंसा की लपटें उठने लगी, पर अगले ही पल समुद्री ड्रैगन की विशाल पूंछ हवा में लहराए और जोरदार तमाचे की तरह उसके चेहरे पर पड़ी। उसके मुंह से खून की धार छूट गई। समुद्री ड्रैगन ने दहाड़ते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे मास्टर को घूरो? मौत बुला रहे हो क्या? नीर्मक बीस्ट अभी संभल भी नहीं पाया था कि उतने में ब्लड ड्रैगन की पूंछ उसके मुंह पर पड़ी। चेताक, जिंदगी से ऊब गए हो क्या? ब्लड ड्रैगन ने गूंजती हुई आवाज में कहा। चेताक, शापित ड्रैगन ने उसे धराशायी करते हुए कहा, तू जानता भी है ये कौन है? हमारे मास्टर, उनके सामने सिर झुकाते हैं हम, और तूने उन्हें घूरा। चेताक, डॉग ड्रैगन ने तमाचा जड़ा, बहुत उछल रहा है नन्हे कीड़े। नीर्मक बीस्ट के पास प्रतिक्रिया देने का कोई मौका ही नहीं बचा था। 14 ड्रैगनों की संयुक्त पिटाई ने उसकी अकड़ रेत दी। वो ऐसे गिरा कि दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर पाया। पूरे जीवन में उसने ऐसी बेइज्जती और ऐसी मार कभी नहीं खाई थी। जैसे जैसे समुद्री ड्रैगन और बाकी ड्रैगनों के हमले हुए, पूरे पाताल द्वार भंवर में भारी लहरें उठीं। उनकी पूंछें समुद्री सतह पर कोड़े की तरह पड़ीं और जलराशि का तूफान उठ खड़ा हुआ। पूरा अनंत समुद्र गूंज उठा। अनंत समुद्र के ऊपर उड़ रहे राक्षसी योद्धाओं के चेहरे पीले पड़ गए।
उनकी चेतना तक उस शक्तियों के कंपन से कांपने लगी। वो इस भयावह शक्ति को सहन नहीं कर पा रहे थे। नहीं, हम ये नहीं झेल सकते। ये उस पाताल द्वार के संरक्षक नीर्मिक बीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। इस समुद्र की गहराइयों में आखिर है कौन ये राक्षस? महाराज, अगर ये जारी रहा तो हम नष्ट हो जाएंगे। वहीं आकाश में मंडरा रहा व्रनाक, जिसकी देह से काले धुएं जैसी राक्षसी ज्वाला उठ रही थी, गंभीर निगाहों से गहराइयों की ओर देख रहा था। ये शक्ति, उसने धीमे स्वर में कहा, आखिर किस तरह की शक्ति है ये? वो पाताल द्वार को पार नहीं कर सके और ना ही वो उस भंवर में प्रवेश कर पाए। लेकिन समुद्र की गहराई से जो शक्ति फूटी थी वो अपने आप में एक घोषणा थी कि वहां कोई साधारण जीव नहीं था। यहाँ तक कि व्रनाक खुद भी उस शक्ति के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसका लक्ष्य आर्यन को ढूंढना था, उसे पकड़कर वेतालगढ़ ले जाना और पूर्वज चंद्रनेत्र का आदेश पूरा करना। पर अब वो ना तो पाताल द्वार के भीतर जा सके, ना ही उस विस्फोट को समझ सके जो अनंत समुद्र की गहराई में हुआ था। ऐसी शक्तियां उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। उसी समय फिर से एक और लहर उठी। इस बार की शक्ति इतनी भयावह थी कि उनके शरीर जैसे पिघलने लगे। अगर अभी नहीं हटे तो शायद लौटना संभव ना रहे। व्रनाक ने जहर सी कड़वाहट भरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, पीछे हटो, हम वापस अनंतगिरी कस्बे लौटेंगे। अगर आर्यन पाताल द्वार से बाहर निकला तो वहीं आएगा सबसे पहले। हकीकत यही थी, व्रनाक को मरने का डर था और इस डर ने ही उसे पीछे हटने में एक पल की भी हिचक नहीं होने दी। पल भर में पांचों छायाएं एक साथ घूमी, फिर एक तीव्र गुर्राहट सी हवा में गूंज उठी और वो सभी अनंतगिरी कस्बे की ओर धधकती रेखाओं की तरह उड़ गए। समुद्र की गहराई में आर्यन के पास जलचल मोती था, इसलिए उसके लिए पानी मानो जमीन जैसा था। स्याह पानी के बीच एक भारी सफेद रोशनी चमकी, नीर्मिक बीस्ट की। आर्यन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, मैंने कहा था बदला लूंगा। कल तूने मेरी जान तक ले ली होती। नहीं, बात उससे भी आगे थी। तेरी वजह से मेरा समुद्रासुर बीस्ट का अवतार हमेशा के लिए गायब हो गया। आर्यन की आंखों में वो पल घूम गया जब उसका शरीर फटा था, हड्डियां चटक गई थीं। उसे याद करके उसका गुस्सा जैसे धधकती ज्वाला बन चुका था। वो नीर्मिक बीस्ट, जो पहले पूरे अनंत समुद्र का स्वामी था, अब कांपता हुआ घुटनों के बल गिरा पड़ा था और कुछ बड़बड़ा रहा था जिसे आर्यन समझ नहीं पाया। समुद्री ड्रैगन ने अनुवाद करते हुए कहा, यह कह रहा है कि वो भी मजबूर था, पाताल द्वार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। वो किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता, इसलिए उसने तुम्हें उसमें फेंका। अब वो माफी मांग रहा है। तेरी तो, तूने कहा मजबूरी, तो मैं मान लूं। तू बोले छोड़ दे तो छोड़ दूं। तूने कभी समुद्रासुर के बारे में सोचा? मेरे बारे में सोचा? आर्यन के लिए ये कोई दया दिखाने का पल नहीं था, क्योंकि यह नीर्मिक बीस्ट एक चमकता हुआ एम्परर था। अगर इसे नहीं मारा तो क्या मुंह दिखाएगा खुद को? क्या मुंह दिखाएगा सिस्टम को? नीर्मिक बीस्ट का शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में दया थी, पर वो वही था जिसने असंख्य मछुआरों की नावें पलट दी थीं, जिसे अनंतगिरी कस्बे के लोग दानव कहते थे। आर्यन गर्जा, पकड़ो इसे। सभी 14 ड्रैगन तुरंत आगे बढ़े और नीर्मिक बीस्ट को समुद्र के तल में चिपका दिया। आर्यन की आंखों में गहरा गुस्सा चमक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तू मुझसे टकरा गया तो अपना नसीब मान ले। उसके हाथ में जलता हुआ ड्रैगन लांस था, उसने सीधा उसे उसके पिछवाड़े में घुसा दिया। मैंने कहा था, मैं पीछे से वार करूंगा तो करूंगा ही। ड्रेको नाक सिकोड़ते हुए चिल्लाया, मास्टर क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म बाकी नहीं है? आर्यन हंस पड़ा, हा हा हा, इसमें शर्म की क्या बात है? ड्रेको बोला, अगर मुझसे वार करना है तो कहीं धन की जगह करो, वरना अपने सामान से वार करो। आर्यन हंसी रोकते हुए बोला, मेरा सामान वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसी दौरान आर्यन ने लगातार कई वार किए। नीर्मिक बीस्ट चीखता रहा, उसकी एचपी तेजी से घटते हुए शून्य पर पहुंच गई। आर्यन अमर मूल्य को सक्रिय करना चाहता था, पर उसके पास उतने अमर मूल्य नहीं थे। वो बड़बड़ाया, ये जो बिना अमर मूल्य वाली भावना है ना, बहुत बेहुदा लगती है। बधाई हो आर्यन, तुमने नीर्मिक बीस्ट को मारा है। तुम्हें 1 एक्सपी पॉइंट, 80,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें असुर बीस्ट का खून मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें असुर ब्लडलाइन मिली है। क्या तुम इसे समाहित करना चाहोगे? बधाई हो आर्यन, तुम्हें नीर्मिक बीस्ट का अवतार मिला है, जो बीस्ट मोड में जोड़ दिया गया है। इसके बाद सिस्टम चुप हो गया। आर्यन कुछ पल खामोश रहा, फिर मुंह बिचकाकर बोला, इतना धांसू एम्परर और कुछ मिला ही नहीं। सिस्टम, तेरी तो, तू जानता है मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल में है। एक तो वो बुरा पेटू और ऊपर से 1000 से ज्यादा रूहानी योद्धाओं का पेट भरना होता है। थोड़ी बहुत और लूट डाल देता तो क्या मौत आ जाती तुझे? वास्तव में कोई धन की चीज नहीं मिली थी। इतना भयानक एम्परर बीस्ट और फिर भी लूट इतनी घटिया। आर्यन को रोने का मन हुआ। एकमात्र दिलासा ये थी कि असुर बीस्ट का खून मिला था, जिससे कम से कम औषधि मिशन तो पूरा हो गया। हाय, मैं कितना बदनसीब हूँ।
आर्यन ने मन में गहरी सांस ली। मैंने तो सोचा था कि त्रागंत साम्राज्य के खजाने से मालामाल हो जाऊंगा, पर खजाना तो क्या, उसके साए तक नहीं दिखे, पूरा साम्राज्य ही गायब हो गया। इससे ज्यादा बदनसीब कौन होगा। वहां से बचकर लौटने के बाद वो एक और एम्परर बीस्ट से टकराया। उसे लगा शायद अब किस्मत पलटेगी, पर फिर भी कुछ नहीं मिला। ये दोनों झटके इतने बड़े थे कि आर्यन को अंदर से तोड़ गए। पर अगर दिल से देखे तो इस बार भी उसे कुछ मिला ही था। इंसान की फितरत ही ऐसी है, तृप्ति किसी को नहीं होती। आर्यन भी उनसे अलग नहीं था। उसने लंबी सांस छोड़ी। लगता है अब मुझे पिल प्रतियोगिता में भाग लेना ही पड़ेगा, वरना पूर्वज सभी राक्षसी क्रिस्टल्स को खा जाएंगे। उसे उन राक्षसी क्रिस्टल्स की चिंता नहीं थी। वो इस बात से डर रहा था कि पूर्वज रुद्रदेव उन्हें खत्म करने के बाद उसके मोनाक कवच पर नजरें गड़ा देंगे। वो 18 हिस्सों का कवच बेहद आकर्षक था। वो अब तक किसी लड़की पर भी रौब नहीं जमा पाया था, ना कोई दिल लुटा पाया था। तो वो क्या दिखावा किए बिना उस कवच को जाने देगा? नहीं, जान चली जाए, कवच नहीं जाएगा। कुछ ही मिनटों में आर्यन समुद्र से बाहर निकल आया और उसके पीछे पीछे 14 ड्रैगन भी पानी की सतह पर उभरे। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, तुम लोग जरा ज्यादा ही चमक रहे हो, अभी शरीर में वापस जाओ। ये पश्चिमी अंधकार लोक की सीमा थी। अगर यहाँ किसी ने उसे देख लिया तो मुश्किल में पड़ जाएगा। और अभी वो पश्चिमी राक्षस पूर्वज से नहीं भिड़ना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी उतनी शक्ति नहीं थी। और वो अकेला नहीं था जिसे आर्यन मारना चाहता था। उसके जैसे 3 नाम और उसकी मृत्यु सूची में दर्ज थे। पहला तो पश्चिमी राक्षस पूर्वज, जो पश्चिमी अंधकार लोक का स्वामी था। दूसरा, अमर महल का बुर्जुग सर्गेश्वर। और तीसरा, शून्य भूमि का लॉर्ड दारकाश। एस्फीरा के कारण वह समझ चुका था कि वो भी उसके पीछे है। इन तीनों का मकसद शायद एक ही था, ड्रैगन क्षेत्र तक पहुंचना। आर्यन ने उन्हें भले ही कभी देखा ना हो, मगर वो जानता था ये तीनों इस दुनिया के महान योद्धा थे और वो तीनों ही उसके पीछे थे। और जब तक आर्यन खुद एक स्वर्गवीर नहीं बन जाता तब तक उसे शांत रहना चाहिए। इसके अलावा नील ड्रैगन की बातों ने भी उसे सोच में डाल दिया था। उसने साफ कर दिया था कि वो हर बार उसकी मदद नहीं करेंगे। नील ड्रैगन का मानना था कि सच्चा सामर्थ्य आसान रास्तों से नहीं, कदम दर कदम की मेहनत से आता है। आर्यन का भी यही मानना था। उसके भीतर एक आग थी, अपना रास्ता खुद बनाने की आग। वो जानता था कि अगर उसे अपनी पहचान बनानी है तो हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा। उसी समय एक तेज गड़गड़ाहट के साथ नील ड्रैगन ऊपर की ओर उड़ा। हवा में एक स्विश सी आवाज हुई और वो एक धुंधली छाया में बदलता हुआ सीधे आर्यन के शरीर में समा गया, वापस उसी नील ड्रैगन फनेस में लौटते हुए। ठीक उसके बाद डॉग ड्रैगन ने अपनी पूंछ झटकी और सीधा आर्यन के ड्रैगन स्लेयर में समा गया। 8 क्रिम्सन ड्रैगन एक साथ गरज उठे और आर्यन के पूरे शरीर में फैल गए, जैसे आग की लपटें नसों में बह रही हों। फिर शापित ड्रैगन और पॉइजन ड्रैगन भी उसके शरीर का हिस्सा बन गए। समुद्री ड्रैगन कुछ पलों तक कांपता रहा। उसकी आंखें चमक उठी और वो बोला, मास्टर, मैं आ रहा हूँ। आर्यन ने अचानक जैसे कुछ याद किया। उसने हाथ उठाकर उसे रोका। रुको 1 मिनट। समुद्री ड्रैगन ने बमुश्किल अपनी गति रोकी और थोड़ी घबराहट के साथ पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे शरीर में अब जगह नहीं बची? वो सच में डर गया था। इतने समय से नील ड्रैगन और शेष के साथ लड़े जाने के बाद वो फिर से वही पुराना बंधन चाहता था जो उन्होंने अनगिनत साल पहले साझा किया था। अब जब वो फिर से उस जज्बे से जुड़ पाया था, वो उनसे बिछड़ना नहीं चाहता था। आर्यन ने भौहें उठाईं। तुम क्या सोचते हो, मेरा शरीर कोई सराय है? और फिर भी अगर ऐसा होता भी तो मैं तुम्हें बाहर नहीं रखता। मुझे बस तुम्हारा थोड़ा खून चाहिए। ड्रैगन क्षेत्र के दूसरे स्तर को खोलने के लिए समुद्री ड्रैगन का खून जरूरी था। और आर्यन ये बात कभी भूला नहीं था कि सप्तचक्र महाविद्यालय लौटकर उसे इस पर ध्यान से काम करना था, अपना भविष्य तय करने के लिए। उसके दिल में कई चीजें लगातार मंडरा रही थीं। ड्रैगन क्षेत्र का रहस्य, सिंह वंश के पूर्वजों का गायब होना और सबसे बढ़कर ड्रैगनों पर आई दिव्य विपत्ति। उसे सब कुछ समझना था, हर एक चीज। समुद्री ड्रैगन ने राहत की सांस ली। तो बस इतनी सी बात थी, काश पहले बता देते, मैं सच में डर गया था। उसने अपनी आत्मा से एक बूंद खून की निचुड़ी और आर्यन की हथेली पर टपका दी। आर्यन ने तुरंत ही उसे अपनी स्पेस रिंग में सुरक्षित रख लिया। तभी एक गरज के साथ समुद्री ड्रैगन आर्यन के शरीर में समा गया। उसकी आवाज गूंज उठी, भाइयों, मैं भी आ गया। इस दौरान सैकड़ों मील दूर समुद्र के किनारे एक विशाल चट्टान पर खड़ा व्रनाक कांप उठा। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। उसने फुफकारते हुए पूछा, तुमने देखा? साफ देखा। कितने थे? कितने? उसके सामने एक राक्षसी योद्धा सन खड़ा था, मानो शब्द ही भूल गया हो। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जहां आसमान में बिजली चमक रही थी। उसने बमुश्किल होंठ खोले। 10 नहीं, 14। 14 थे। 14 ड्रैगन, सब के सब ड्रैगन। ड्रैगन ये नाम ही काफी था लोगों के दिलों में श्रद्धा और डर दोनों जगाने के लिए। सदियों से उनका अस्तित्व लुप्त माना जा रहा था।
ड्रैगन क्षेत्र की दास्तान अब सिर्फ कुछ किताबों और बच्चों की कहानियों में ही सुनाई देती थी, मगर आस्था कभी मरी नहीं, वो दबकर और गहरी हो गई थी। अब जब अचानक 14 ड्रैगन प्रकट हुए और किसी एक व्यक्ति के शरीर में समा गए, ये दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रनाक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या ड्रैगन क्षेत्र खुल गया है? उसने बुदबुदाते हुए कहा, मानो ये सवाल उसने खुद से किया हो। अनंतगिरी कस्बे में मेरा इंतजार करना, उसने दहाड़ते हुए कहा, और फिर वह बिजली की तरह उस चट्टान से गायब हो गया। अनंत समुद्र में समुद्री ड्रैगन ने हंसते हुए कहा, तुम कहते हो कि मैं बूढ़ा हूँ? शायद, लेकिन मत भूलो कि ड्रैगन क्षेत्र में मैं दूसरा सेनापति था। मुझसे ऊपर बस एक ही नाम है, ड्रैगन एम्परर। पर यहाँ इस वक्त मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। ब्लड ड्रैगन ने गंभीरता से सिर हिलाया, तो फिर हमें रैंकिंग दोबारा तय करनी चाहिए। समुद्री ड्रैगन की आंखों में एक चमक आ गई। अरे, तो तू रैंकिंग बदलना चाहता है? बढ़िया, चल बाहर अकेले बात करते हैं। ब्लड ड्रैगन की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे समुद्री ड्रैगन, तू बड़ा ही असभ्य है। हर बात का हल क्या ताक थी है? समुद्री ड्रैगन ने बेरुखी से जवाब दिया, अगर बात हजम नहीं हो रही तो हाँ, ताक थी काफ़ी है। धत तेरी! ब्लड ड्रैगन ने मुंह फेर लिया, तू तो बात करने लायक ही नहीं। तुझसे भिड़ना बेकार है, अकेले तू ही काफ़ी है। ऊपर से अगर नील ड्रैगन भी साथ आ गया तो हमारा क्या बचेगा? हा 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 हा। सभी ठहाकों से हंसने लगे। पॉइजन ड्रैगन ने खिलखिलाकर कहा, समुद्री ड्रैगन, अगर तेरे में हिम्मत है तो आ, मेरी पूंछ से 2-4 खा ले। समुद्री ड्रैगन का चेहरा अकड़ गया। बूढ़े पॉइजन, क्या तू चाहता है कि तेरी सारी हवा निकल के मुंह से बाहर आ जाए? हा हा हा। फिर एक बार जोर का ठहाका गूंजा। वातावरण अचानक बहुत हल्का हो गया था, पर नील ड्रैगन ने गला खनखार कर सबको शांत किया, अब बस भी करो, कुछ गंभीर बातें करनी हैं। नील ड्रैगन रणनीतिक सोच वाला था, उसकी बातों में गहराई होती थी। वह बोला, त्रागंत साम्राज्य की यात्रा में हम सब ने अपनी असलियत देख ली। हमें लगता था कि आर्यन कमज़ोर है, इतना कि एक चोट भी नहीं झेल पाएगा, मगर असल में वो नहीं, हम कमज़ोर हैं। हमारे पास सिर्फ 5 साल हैं। ड्रैगन क्षेत्र खुलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। अब की बार अगर हम चूक गए तो फिर कोई मौका नहीं बचेगा। माहौल में अचानक सन्नाटा छा गया। वो सब त्रागंत किंग की दिव्य शक्ति के आगे भी टिक नहीं पाए थे। अगर वो कोई असली दैविक योद्धा होता तो वो शायद सभी एक झटके में मिट जाते। नील ड्रैगन ने एक और बात जोड़ी, और समुद्री ड्रैगन, एक बात ध्यान से सुन। आर्यन को ड्रैगन क्षेत्र, ड्रैगन जाति और उसकी विरासत के बारे में कुछ मत बताना। उसे खुद सब जानना होगा। ड्रैगन क्षेत्र को खोलना उसका काम है, ये उसका रास्ता है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। समुद्री ड्रैगन ने गंभीरता से सिर हिलाया, समझ गया। नील ड्रैगन जानता था कि आर्यन अब ड्रैगन एम्परर जैसा नहीं है। वह अपने रास्ते पर चलने वाला योद्धा है और उसी राह पर उसे ड्रैगनों का सम्राट बनना है। इसीलिए अधिकतर वो आर्यन की जान माल की फिक्र नहीं करते थे, क्योंकि सीमा वही तोड़ सकता है जो उस पर चलता है। आर्यन की सीमा क्या है, ये वो आज तक नहीं समझ पाए। जब सबने सोचा कि किंग वृक्ष उसे मिटा देगा, आर्यन ने उसे खत्म कर दिया। जब सबने कहा कि समुद्री ड्रैगन की 3 चालें भी वह नहीं झेल पाएगा, आर्यन ने सब झेल ली। जब त्रागंत किंग का सामना हुआ, आर्यन ने उसे एक ही वार में गिरा दिया। उसकी हद कहाँ है, कोई नहीं जानता। अगर उस वक्त जब किंग वृक्ष से सामना हुआ था नील ड्रैगन ने आर्यन को भागने को कहा होता, तो शायद वो कभी यह सब देख ही नहीं पाते। इसलिए अब वो सब समझ गए थे कि आर्यन का रास्ता सिर्फ उसका है। नील ड्रैगन ने मन ही मन कहा, मास्टर तुम्हारे पास बस 5 साल हैं, 5 साल। हमारी पूरी जाति का भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है। इसके अलावा सिंह परिवार का भाग्य भी अब तुम्हारे हाथों में है। 33 लाख वर्षों की ये महाआपदा ना सिर्फ ड्रैगनों के लिए है, बल्कि तुम्हारे सिंह परिवार के लिए भी है। मास्टर, तुम्हें जितना जल्दी हो सके और शक्तिशाली बनना होगा। आर्यन ड्रैगनों की यह वार्तालाप नहीं सुन पाया, लेकिन वो अपने मन में अच्छी तरह से जानता था कि आगे का रास्ता उसे अकेले ही तय करना होगा। ना ही नील ड्रैगन उसकी मदद करेगा, ना समुद्री ड्रैगन और ना कोई अन्य ड्रैगन। हदें केवल मौत की कगार पर पहुंचकर ही तोड़ी जा सकती हैं। 5 दिन बाद अनंतगिरी कस्बे के बंदरगाह पर आर्यन ने एक गहरी सांस ली। आखिरकार लौट आया, जान तो जैसे बचा कर लाया हूँ। वह एक टूटी फूटी टपकती मछुआरे की नाव से कूदा। बाएं हाथ में एस्फीरा का हाथ था और दाएं में रीवा का। तीनों एक साथ तट पर उतरे। एस्फीरा और रीवा बहुत तेजी से चीख हुई थी, इतनी तेज कि आर्यन को जलन सी हुई। ये सब उनके शरीर में बहती ब्लडलाइन की शक्ति की वजह से था। एक के पास गुलशिता परी की ब्लडलाइन थी और दूसरी के पास अग्निपंख ब्लडलाइन। दोनों ही असाधारण रूप से दुर्लभ थी। आर्यन के दिल में फिर से वही हुक उठी, पूर्वज, मेरी ब्लडलाइन का क्या हुआ? इतने क्रिस्टल्स तुमने खा लिए, अब तो कुछ दे दो। पूर्वज रुद्रदेव ने हल्की खांसी ली, फिर बोले, लड़के इतना उतावला क्यों होता है? अच्छे काम में वक्त लगता है।
आर्यन ने तुनकते हुए कहा, उधर देखो, दोनों के पास कितनी जबरदस्त ब्लड लाइन है। मुझे भी चाहिए। नावेद के पास भी प्राचीन हाइड्रा ब्लड लाइन थी, लेकिन वो अकेला नहीं था। वो सिर्फ शुरुआत थी। उसके साथ ही बाकी दर्जनों प्राचीन कुल भी नींद से जागने लगे थे और हर एक के पास थी अपनी पुश्तैनी विरासत। किसी के भीतर अग्निदेव की ब्लड लाइन थी तो किसी के लहू में बिजली की ब्लड लाइन। उन सब का एक ही इरादा था, सिंह परिवार को खत्म करना। उनसे मुकाबले के लिए आर्यन को शक्ति चाहिए थी, वो शक्ति जो केवल ब्लड लाइन से मिल सकती थी। पूर्वज रुद्रदेव ने सांत्वना दी, चिंता मत कर, जिस दिन ये पूरी होगी ना, तुझे लगेगा तू खुद स्वर्ग का राजा है। आप सच बोल रहे हैं ना? आर्यन ने तपाक से कहा। पूर्वज रुद्रदेव ने बुरा सा मुंह बनाया। हूँ, क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? आर्यन ने चुटकी ली। सच सुनना है तो बोलूं? बोल। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बस इतना मालूम है कि तुम खा बहुत सकते हो। पूर्वज रुद्रदेव ऐसे चुप हुए जैसे किसी ने दिल पर वार किया हो। अब क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। पेट में दर्द हो रहा है, बात मत कर मुझसे। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो जानता था कुछ चीजें वक्त मांगती हैं, और जब उसके भीतर की ब्लड लाइन जागेगी वो पल सच में चौंका देने वाला होगा। अनंतगिरी कस्बे के दरवाजे पर पहुंचकर आर्यन रुका। तुम दोनों की चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, एक दिन यहीं आराम करते हैं और फिर कल महाविद्यालय वापस चलेंगे। वहीं सराय की खिड़की के पास एक फटी पुरानी धोती पहना आदमी भाले के सहारे बैठा था। वही जगह जहां पहले एस्फीरा बैठी थी, अब उसी जगह पर उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। वो बड़बड़ाया, मेरी नन्ही परी, कहाँ चली गई तू? तपती दोपहर में जैसे ही आर्यन कस्बे की भीड़भाड़ भरी सड़क पर दिखा, भाले वाले आदमी की आंखों में ठंडक उतर आए और उनमें घातक चमक दिखी। जल्दी जाओ और चाचा के महल में खबर दो, उसने घबराकर अपने साथियों से कहा। पिछली बार वह आर्यन के हाथों पिट गया था, इस बार वो हिसाब बराबर करना चाहता था। उसे पूरा यकीन था अब की बार वो आर्यन को बच निकलने नहीं देगा। दूसरी ओर, पहले कुछ खा लेते हैं, भूख से जान निकली जा रही है। आर्यन आराम से सराय में दाखिल हुआ और बोला, सबसे बढ़िया खाने की चीजें ले आओ। उसी समय वो भाले वाला आदमी एस्फीरा के पास जा पहुंचा और बनावटी चिंता जताई, छोटी सुंदरी, उस लड़के ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? एस्फीरा कुछ बोल पाती उससे पहले ही आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे जोरदार थप्पड़ रसीद किया। तेरी शक्ल इतनी खराब है कि भूख ही मर जाए, निकल यहाँ से। एक ही थप्पड़ में वो आदमी सराय से बाहर सड़क पर जा गिरा, चेहरा धूल में रगड़ता हुआ। आर्यन ने उसके बाकी आदमियों की ओर देखा और शांत लहजे में बोला, तुम लोग खुद जाओगे या फिर मुझे भेजना पड़ेगा? उसके लिए हमला करना जैसे सांस लेना हो। उसने उस आदमी को पलटने तक का मौका नहीं दिया। बचे हुए आदमी कुछ करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सके। भले ही वो कस्बे के गुंडे थे, लेकिन सामने जो खड़ा था वो कोई आम इंसान नहीं था। कुछ ही पल में खिड़की से एक एक कर सब गुंडे बाहर फेंक दिए गए। उनमें से एक तो उसी भाले वाले आदमी पर आ गिरा। हाय, कमर टूट गई। आर्यन ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया, सीधे सेवक की तरफ देखा। खड़ा क्या है? खाना लाओ, भूख से बेहाल हूँ। सेवक कांपते हुए चिल्लाया, जल्दी करो, जल्दी, इस महानुभाव के लिए खाना लाओ। वह भी आर्यन से डर गया था। कुछ ही देर में सराय पूरा खाली हो चुका था। जो भी ग्राहक थे वो सब जान गए थे कि जिस पर आर्यन ने हाथ उठाया है वो और कोई नहीं बल्कि अनंतगिरी कस्बे के नगरपाल का भतीजा है। नगरपाल कोई आम इंसान नहीं था, उसके पास अपनी सेना थी और जो कोई भी उससे टकराता वो उसकी नस्लों तक को खत्म कर देता था। कुछ बुजुर्गों ने आर्यन को टोकने की कोशिश की, बेटा अब खाना छोड़ो और यहाँ से भाग जाओ, देर करोगे तो जान बचानी मुश्किल होगी। आजकल के लड़के सोचते नहीं, बस वार कर देते हैं। ये उम्र ही ऐसी होती है, मुसीबत बुला लेते हैं। आर्यन बस हल्का सा मुस्कुराया। 5 दिन समुद्री लहरों से जूझने के बाद अब पेट की आवाज़ सबसे ऊंची थी। भले आसमान ही क्यों ना गिर जाए, वो खाना तो खाएगा ही। एस्फीरा और रीवा को भी अब ताकत बहाल करनी थी और ताकत का सबसे सीधा जरिया था अच्छा खाना। बुजुर्गों को उसकी बेफिक्री देखकर चिंता तो हुई, लेकिन फिर वो वहां ज्यादा देर रुके नहीं और चुपचाप सराय से निकल गए। बाहर जैसे ही उस भले वाले आदमी को होश आया, वो जोर से चिल्लाया, तू आज मरेगा कमीने। मेरी औरत पे हाथ डालने से पहले सोच तो लेता कि मैं कौन हूँ। उसकी बात अधूरी ही थी कि आर्यन ने मुंह से निकली मुर्गे की हड्डी उठाई और उंगलियों से उसे उसकी ओर उछाल दिया। हड्डी सीधी जाकर उस आदमी के मुंह में घुस गई और वो फिर से जमीन पर लौट गया। आर्यन की आवाज़ आए, अगर फिर से तेरी आवाज़ भी सुनाई दी तो हड्डियां नहीं कुछ और उड़ेगा। उसने फिर से मांस का टुकड़ा उठाया और जल्दी जल्दी चबाने लगा। वाह, मजा आ गया। इस दौरान सराय के एक कोने के बंद कमरे में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। उनमें से एक ने कहा, सम्राट रनाक, क्या यही है वो लड़का आर्यन सिंह? वो जानते थे कि आर्यन जरूर अनंतगिरी कस्बे में आएगा, इसलिए पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। रनाक ने हल्के से मुस्कराते हुए कहा, वो पूर्वज चंद्र नेत्र का आदरणीय अतिथि है।
इसके बाद उसने अपना दायां हाथ उठाया और बोला, उसे एक सुराही बढ़िया मदिरा भेजो, हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। उसके सामने बैठे आदमी ने सुराही ली और पूछा, सम्राट, ये कौन सी मदिरा है? रनाक के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। मदभग्न मदिरा। आदमी थोड़ा कांपा, फिर जोर से हंसा, समझ गया। उसके बाद वो मदिरा खुद नहीं ले गया, बल्कि पिछवाड़े से एक सेवक को बुलाया और उसे देने को कहा, क्योंकि जहां मांस है वहां शराब होनी ही चाहिए, वरना दावत का मजा ही क्या। कुछ देर बाद जैसे ही आर्यन ने खाने के साथ मदिरा पान का मजा लेना शुरू किया, अचानक ही सिस्टम की आवाज गूंज उठी। आर्यन को भली भांति पता था, ये सिस्टम बिना वजह सक्रिय नहीं होता। इतने वर्षों के अनुभव ने उसे ये बात सिखा दी थी। मदभग्न मदिरा की 10वीं सुराही भी उसके पेट में उतर गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर बस और भारी हुआ और नशा 100% तक पहुंच गया। 11वीं सुराही भी उसने बिना हिचक पी ली। तभी, बधाई हो आर्यन, तुम्हारा नशा स्तर 200% तक पहुंच गया है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें नशासंत की उपाधि प्राप्त हुई है। इसके साथ 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1000 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक नशेड़ी चाल तकनीक मिली है, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? आर्यन ने एक गहरी सांस ली। जैसा सोचा था, अब उसके सिर के ऊपर एक आभासी चिन्ह चमक रहा था, नशासंत। सीखना चाहता हूँ, आर्यन ने बिना देर किए आदेश दिया। तभी उसे एक झटका लगा और पल भर में उसकी चेतना स्थिर हो गई। शरीर सामान्य व्यक्ति जैसा शांत, लेकिन भीतर नशे की रहस्यमयी स्थिति में प्रवेश कर चुका था। बाहर से कोई भी देखे तो यही कहे कि वह बिल्कुल सामान्य है। रनाक के आदमी ने धीरे से कहा, सम्राट, वो लड़का तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, आपकी मदिरा में कुछ गड़बड़ है क्या? असंभव। रनाक झटके से खड़ा हो गया। हर सुराही मैंने खुद ने बनाई है। एक बार में बस एक प्याला पीना चाहिए, और वो एक के बाद एक 11 सुराही पी गया। मरता नहीं तो कम से कम 10 दिन तक तो बेसुध रहना चाहिए था। आदमी ने पूछा, तो फिर वो अब भी होश में कैसे है? रनाक को समुद्र की सतह पर हुआ वो दृश्य याद आया जब 14 ड्रैगन्स की ऊर्जा आर्यन के शरीर में समा गई थी। जरूर उन्हीं ड्रैगनों की शक्तियों ने मदिरा के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया होगा। ठीक है, वो गरजा, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। उसे जबरदस्ती वेतालगढ़ ले जाना पड़ेगा। हालांकि उसका मन कांप रहा था। उसे वो दृश्य याद था, 14 ड्रैगनों का शरीर में प्रवेश। उसकी रीढ़ में एक सर्द सी सिहरन दौड़ गई। क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? इसी बीच अनंतगिरी कस्बे की गलियों से एक के बाद एक विस्फोट जैसी आवाजें गूंजने लगीं। ये नगरपाल की सैन्य टुकड़ी थी, जो तेजी से सराय की ओर बढ़ रही थी। जमीन पर पड़ा दर्द से करहा रहा भले वाले आदमी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका सारा दर्द गायब हो गया और चेहरे पर घमंडी मुस्कान लौट आई। वो तेजी से खड़ा हो गया और चिल्लाया, वो अंदर है। चाचा जी, यही है वो हरामी, मैं इसे खत्म करना चाहता। लेकिन तभी हवा को चीरती हुई एक हड्डी आई और सीधे उसके गले में धंस गई। तुरंत उसके मुंह से खून की धारा फूट पड़ी, आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिरा और कुछ झटकों के बाद शांत हो गया। एक ही बार में उसका खेल खत्म हो चुका था। सिस्टम की आवाज गूंजी, लेकिन आर्यन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसके भीतर हल्की सी हैरानी उठी, ओह, तो इस नशासंत की उपाधि से ताक भी बड़ी है। वो वार उसकी सामान्य शक्ति से कहीं ज्यादा घातक था। जब मोटे नगरपाल ने अपने भतीजों को जमीन पर खून से लथपथ बेजान पड़े देखा, तो उसकी आंखों में खून उतर आया और वो गरजा, इस कमीने को खत्म कर दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। उसी समय सराय के भीतर एस्फीरा अचानक कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसके साथ ही रीवा भी उठ गई। आर्यन के होंठों पर एक धीमी मुस्कान उभरी। वो बोला, तुम लोग आराम से खाओ, मैं अभी अपनी नई सीखी हुई तकनीक की ताकत आजमा कर आता हूँ। बोलते ही आर्यन की देह झिलमिलाई और इससे पहले कि नगरपाल के सैनिक सराय में घुसते, वो दरवाजे की ओर लपक पड़ा। नशेड़ी चाल तकनीक। जो भी सैनिक सामने आया, सब एक ही झटके में हवा में उड़ते चले गए। आर्यन का शरीर इस तरह हिचकोले खा रहा था, मानो नशे में धुत शराबी। लेकिन अगले ही पल एक जबरदस्त मुक्का सामने वाले सिपाही के सीने में जा धंसता। उस एक मुक्के में उसकी पूरी शक्ति समाहित थी, शरीर की गति, ऊर्जा की दिशा और हवा को चीरती हुई घातक मार। एक सैनिक सैकड़ों फीट दूर जा गिरा, उसके सारे अंदरूनी अंग चिथड़े चिथड़े हो गए। सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो आर्यन, तुमने नगरपाल के एक सैनिक को मारा है, तुम्हें 1000 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। आर्यन ने सिर झटकते हुए फिर मुक्का चलाया और एक और सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। बधाई हो आर्यन, तुमने नगरपाल के एक सैनिक को मारा है, तुम्हें 1000 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। भले ही आर्यन 8वें लेवल का रक्तवीर हो, पर नशेड़ी चाल तकनीक के प्रभाव में उसकी सारी शक्तियां सिर्फ मुक्के में इकट्ठा थी, तो भला वो शून्यवीर स्तर के सैनिक उसके सामने कैसे टिकते। कुछ ही देर में सराय के सामने की सड़क पर लाशों का ढेर लग गया और आर्यन की लड़खड़ाती चालों के बीच वह इधर उधर वार करता रहा। सराय के एक निजी कक्ष में
रीच जैसे शरीर वाला राक्षसी योद्धा चुपचाप इस दृश्य को देख रहा था। उसके होठों से आवाज फूटी, सम्राट, क्या आपकी मदिरा वाकई ताक बढ़ा देती है? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। रनाक के चेहरे पर कसैली मुस्कान उभरी। चुप हो जा, मुझसे कुछ मत पूछ। वह खुद उस मद से अनजान था। वह मदिरा उसने खुद के हिसाब से बनाई थी, मगर उस नशेड़ी चाल तकनीक के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं था। आर्यन को खून खराबे में व्यस्त देखकर रनाक ने नीचे बैठी एस्फीरा और रीवा की ओर इशारा किया। कारम, जाओ, मौका अच्छा है, दोनों लड़कियों को पकड़ लो। कारम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सम्राट, आप पहले जैसे नहीं रहे, मुझे तो आपने कभी वो मदिरा नहीं। रनाक चीखा, बकवास बंद कर, काम कर। और हाँ, उनमें से एक एस्फीरा है, दारकाश की गोद ली हुई बेटी, जरा संभल कर। उसे नुकसान मत पहुंचाना, हो सकता है आगे चलकर वही तुम्हारी महारानी बने। दूसरी ओर सड़क पर आर्यन बिना किसी विशेष तकनीक के पागलों की तरह वार करता रहा। नशेड़ी चाल तकनीक की खूबी ही यही थी, कोई इसे समझ नहीं सकता था। सामने से जितने भी सैनिक आए वो समझ ही नहीं पाए कि उन्हें कैसे मारा जा रहा है। कभी आर्यन फिसलकर नीचे से वार करता, कभी हवा में लहराता हुआ आता। उसका वार इतना तेज और बेतुका था कि कई सैनिक वार करने से पहले ही मर चुके होते। इसके बाद आर्यन की नज़र मोटे थुलथुले नगरपाल पर पड़ी। तो तू ही था जो मेरे टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा था। नगरपाल कांपता हुआ पीछे हटने की कोशिश करने लगा। उसके पास अंगरक्षक नहीं बचे थे, बस पसीना था जो उसके चेहरे से चू रहा था। लड़के, उसकी आवाज़ फटी हुई थी, ये अनंतगिरी कस्बा है, अंधकार लोक की भूमि। यहाँ उधम मचाएगा तो पूर्वज चंद नेत्र तुझे नहीं छोड़ेंगे। आर्यन ने गर्दन घुमाई जैसे किसी मक्खी की भनभनाहट सुन ली हो। अरे यार, तेरी बकवास सुनकर सिर दर्द हो रहा है, चल तुझे भी एक्सपी पॉइंट्स में बदल देता हूँ। एक ही पल में, कोई चेतावनी नहीं, कोई दिखावा नहीं, वो किसी पतंगे की तरह उसके सामने पहुंच गया और फिर मुक्का सामने, खोपड़ी पीछे, खून की बौछार हवा में। नगरपाल का सिर किसी तरबूज की तरह फूट गया। बधाई हो आर्यन, तुमने अनंतगिरी कस्बे के नगरपाल को मारा है। तुम्हें 12,000 एक्सपी पॉइंट्स, 200 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक स्वर्ण तारा मिला है। आर्यन ने उस स्वर्ण तारा को देखा और होंठ सिकुड़ते हुए बोला, बस एक साला गरीब कहीं का अंडस्को। लेकिन उसी वक्त उसे कुछ महसूस हुआ। उसे लड़ने में इतना मजा आ रहा था कि वह एक जरूरी बात भूल ही गया कि एस्फीरा और रीवा पीछे रह गई थीं। होश आया तो देखा वो दोनों सड़क के किनारे खड़ी थीं, दो खतरनाक राक्षसों की गिरफ्त में। और फिर उसे एक जानी पहचानी आकृति दिखी। उनके बगल में रीछ जैसे शरीर वाला वही राक्षसी योद्धा था जिससे वो पहले भी शापित नगरी में मिल चुका था। कारम मुस्कुराते हुए बोला, तो हम फिर मिल गए। आर्यन की भौहें तन गईं। उसकी नज़र एस्फीरा और रीवा पर गई और एक झटके में उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उन्हें छोड़ देता। कारम शांत स्वर में बोला, चिंता मत कर, हम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर हमारे पूर्वज तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम हमारे साथ चलो तो मैं अपनी जान की कसम खाता हूं कि इन्हें कुछ नहीं होगा। एस्फीरा ने फौरन कहा, आर्यन, तुम नहीं जा सकते। रीवा ने भी कसम सा कर कहा, भाई मत जाना। कारम मुस्कुराया पर आंखें संकुचित हो गईं। ये दोनों तुम्हारी खास हैं, है ना? क्या तुम चाहोगे कि ये यहीं मर जाएं? आर्यन की आंखों में ठंडी आग जल उठी। मुझे धमका रहे हो? उसके मन में सवाल उठे। पश्चिमी अंधकार लोक का पूर्वज मुझसे मिलना चाहता है। क्या ये बदले की बात है? नहीं, अगर वो सचमुच बदला लेना चाहता तो खुद आता, किसी को भेजता नहीं। लेकिन आर्यन की सोच से परे ये पूरी बात उसकी सहन सीमा को लंघ चुकी थी। वो नशे में धुत था और नशे में उसका धैर्य भी पतला हो चला था। कारम एक पल को हड़बड़ाया। उसे याद था कि शापित नगरी में आर्यन ने कैसे एक हथेली से विनाश मचा दिया था। उसे एक बार की याद से उसकी रीढ़ अब भी सिहर उठी। वो जल्दबाजी में बोला, धमकी नहीं है ये, पर अगर हम तुम्हें आमंत्रित करते तो तुम आते नहीं, तो हमें मजबूरन ऐसा करना पड़ा। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते आर्यन, और पूर्वज भी नहीं, वरना जब तुम अनंत सागर में थे तभी हमला हो चुका होता। लेकिन आर्यन का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसकी आवाज़ भारी और कड़वी हो गई, उन्हें छोड़ दो। कारम कांप उठा। वो जानता था कि अगर आर्यन ने कुछ भी किया तो उसकी हर चाल ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन अगर उसने सम्राट के आदेश की अवहेलना की तो दंड भीषण होगा। वो तुरंत रीवा के पास गया और उसकी ओर अपनी तीव्र आभा छोड़ते हुए बोला, तुम बहुत ताकतवर हो आर्यन, लेकिन मेरी रफ्तार से तेज नहीं। मैं किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर अगर तुमने जरा सा भी चूक की तो ये फूल मुरझा जाएगा। उसकी आभा भयंकर थी, जैसे कोई आदिम राक्षस मुंह खोले खड़ा हो। पलक झपकते ही रीवा मर सकती थी। रीवा चिल्लाई, बड़े भाई, हमारे बारे में मत सोचो, भागो यहाँ से। उसके मन में साफ था, राक्षसी पूर्वज एक भीषण शक्ति है और अगर आर्यन उसके पास गया तो लौटेगा नहीं। उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो बचे, भले ही उसकी जान चली जाए। आर्यन के दांत भींच गए।
उसकी नसें फड़क रही थीं। वो चाहता तो एक ही झटके में उन सभी राक्षसों को खत्म कर सकता था, लेकिन उसे डर था कि इसमें रीवा की जान चली जाएगी। उसे रीवा को सप्तचक्र महाविद्यालय वापस ले जाना था, वो उसे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता था। उसने अपनी आभा को धीमा किया, लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। इन्हें छोड़ दो। कारम की जान में जान आए, उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। अगर आर्यन ने हमला कर दिया होता तो रीवा मरती और शायद वह खुद भी बचता नहीं। पर इस बार वो जीत गया था। उसने मन ही मन कहा, आर्यन, यही है तुम्हारी कमजोरी। लेकिन फिर भी उसने सावधानी बरती। उसने पूछा, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम वाकई चलोगे? आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। मैं जो कहता हूं निभाता हूं। अगर कहा है कि चलूंगा तो चलूंगा, लेकिन मेरे शब्द की भी एक सीमा है। अचानक वातावरण ठहर सा गया। आर्यन के शरीर से इस कदर खूनी आभा फूटी जैसे पल में सभी को चीर देगी। कारम कांपते हुए बोला, अब और नहीं सह सकता। लेकिन उसे वृणाक ने आदेश दिया था कि एस्फीरा और रीवा को हर हाल में रोक कर रखे। पर आर्यन की आभा इतनी भारी थी कि उसकी आत्मा डगमगाने लगी। और आखिरकार उसने कहा, एक को छोड़ते हैं। इतना कहकर उसने एस्फीरा को आर्यन की ओर धकेल दिया। लेकिन जैसे ही एस्फीरा आर्यन के करीब पहुंची, उसने सीधे उसकी गर्दन पर वार कर दिया। आर्यन के होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह अचानक क्या हुआ। क्या एस्फीरा ने उसे धोखा दे दिया था? उसका दिमाग सुन्न पड़ था और आंखें धुंधली होने लगी। लेकिन तभी जब उसकी आंखें बंद होने लगी, उसे जो आखिरी नज़ारा दिखा उसने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। एस्फीरा के कंधे पर कोई अजनबी हाथ था और उस हाथ का मालिक मुस्कुरा रहा था, जैसे सब कुछ उसकी बिछाई बिसात पर हुआ हो। आर्यन के भीतर सन्नाटा फैल गया। तो ये सब पहले से रची गई एक साजिश थी। अचानक एक कंपन की लहर आर्यन के मस्तिष्क के भीतर दौड़ी, मानो किसी ने भीतर से उसकी चेतना को बुरी तरह झंझोर दिया हो। उसकी पलकों में हरकत हुई और आंखें एक झटके में खुल गईं। कुछ पल तक उसे अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है या कितनी देर से अचेत था। उसकी चेतना लौट आई थी, लेकिन सबसे पहले उसने यही जांचा कि उसकी ऊर्जा प्रवाह सामान्य है या नहीं, और राहत की बात यह थी कि सब कुछ सामान्य था। अब उसका ध्यान उस जगह पर गया जहां वो खड़ा था। यह कोई सामान्य कक्ष नहीं था, ये एक विशाल और भव्य राक्षसी सभा हॉल था, जिसकी दीवारें घने धुंध और हल्की लपटों से ढकी थीं। दोनों ओर कतार में पत्थर की भव्य मूर्तियां खड़ी थीं। हर मूर्ति एक ऐसे राक्षस की थी जो कभी अराजकता का प्रतीक रहा था, लेकिन अब उसे सिंहवंश की शक्ति ने लाखों वर्षों के लिए सील कर दिया था। लेकिन उसका ध्यान जल्द ही ऊपर खींच गया। सभा हॉल के उच्चतम शिखर पर, जहां धुंध सबसे गहरी थी, वहां एक दिव्य और भव्य मूर्ति थी, चंद्रनेत्र की, पश्चिमी राक्षसों का पितामह। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा वैसा ही था जैसे किसी गहन ध्यान में डूबा कोई जागृत योगी हो। तभी एक आवाज गूंजी, गंभीर, गहराई से भरी और आत्मा को थर्रा देने वाली। जाग गए हो? आर्यन उठा और उस विशाल मूर्ति की ओर देखकर बोला, क्या तुमने कुछ कहा? उसी पल मूर्ति के चारों ओर की धुंध धीरे धीरे सिमटने लगी। वह एक बिंदु पर आकर केंद्रित हुई और फिर आकार लेने लगी। एक मुखमंडल उभरा। वही चेहरा, वही ललाट, वही तीसरी आंख जो मूर्ति पर थी, पर अब वह जीवित प्रतीत हो रहा था। मैं पश्चिमी राक्षस पूर्वज हूँ, उस धुंध ने कहा। आर्यन ने ठंडी सांस ली। पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन इतनी मशक्कत से मुझे यहाँ लाए हो, तो साफ साफ बोलो, मकसद क्या है? चंद्रनेत्र मुस्कुराया, तुम सीधापन पसंद करते हो, ये अच्छा है। तुम्हें मेरे लिए काम करना है, बदले में मैं तुम्हें मौत से बचा सकता हूँ। आर्यन को ये सुनकर हंसी आ गई। मुझे काम पर लगाने का यही तरीका है, ये दिखाकर कि तुम मुझे पकड़ सकते हो। सीधे मुद्दे पर आओ। मौत से बचा सकता हूँ। आर्यन की जिंदगी कभी किसी और के रहमो करम पर नहीं रही थी, लेकिन अभी उसके पास उसकी सबसे घातक तकनीकों, सुपर सोल मोड और सोम सूत्र को उपयोग करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। वरना वो बता देता कौन उसकी जिंदगी के बदले उससे दांव लगाता है। और अगर इस कथित पश्चिमी राक्षस पूर्वज का असली रूप सामने होता, तो आर्यन फिर भी कुछ करने की सोचता। वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। और वैसे भी जो राक्षसी पूर्वज सील तोड़े घूम रहे थे, उन्हें कभी सिंह वंश ने कैद किया था। वो आर्यन से नफरत करते थे और कोई मौका नहीं छोड़ते। उसे मौत से बचाने का वादा बच्चों को बहलाने के लिए अच्छा बहाना था। चंद्रनेत्र ने शांत स्वर में कहा, तेरे सिंह वंश ने मुझे और मेरे अनेक योद्धाओं को सील किया था, लेकिन मैं इस बदले की आग को मिटा सकता हूँ, बशर्ते तू मेरी बात माने और मेरे लिए ड्रैगन क्षेत्र खोले। आर्यन हंसा। अब आ रहे हो असली मुद्दे पर। लेकिन तुम किस आधार पर सोचते हो कि मैं ड्रैगन क्षेत्र खोल सकता हूँ? क्या तुम्हें पता भी है कि वहाँ क्या है? चंद्रनेत्र ने कहा, तू वही है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। केवल सिंह वंश का वारिस ही ड्रैगन क्षेत्र को खोज सकता है और उसे खोल सकता है। ये भविष्यवाणी लाखों साल पुरानी है। जहाँ तक खजानों की बात है, मुझे भी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन सुना है कि वहाँ ड्रैगन लोक के दिव्यास्त्र छिपे हैं और कुछ तो अमृतत्व की गुप्त विधियाँ भी है।
अब तक कोई उस जगह तक नहीं पहुंचा है, इसलिए कोई पक्की बात नहीं कह सकता। उसने झूठ नहीं कहा था। जब सिंह वंश ने उसे सील किया था और अब जब वह उस सील से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि सिंह वंश कोई बहुत गहरा खेल खेल रहा है। और इस पूरे खेल का केंद्र यही लड़का आर्यन था, एक रक्तवीर स्तर का लड़का। आखिर वह क्या बदल सकता था? लेकिन सारी दुनिया उसकी उपस्थिति से हिल रही थी, हर तूफान का केंद्र वही था। चंद्रनेत्र अगर सचमुच अजेय बनना चाहता था तो उसे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, आर्यन को अपने वश में करना और सबसे पहले ड्रैगन क्षेत्र में प्रवेश करना। अगर ऐसा हो गया तो वो पूरे संसार पर अपना अधिकार जमा सकता था। ड्रैगन लोक के दिव्यास्त्र, अमरता की विधियां, ये वाकई लुभावनी है। तो ड्रैगन क्षेत्र में सच में दिव्य खजाने छिपे हैं, ये सोचते हुए आर्यन के मुंह में पानी आ गया। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, जब तुम्हें पता है कि बस मैं ही ड्रैगन क्षेत्र का दरवाजा खोल सकता हूं तो फिर भी तुम मुझे इस्तेमाल क्यों करना चाहते हो? और ऊपर से ये धमकी कि मैं मारा नहीं जाऊंगा, किसी और को डराना। मेरी रगों में सिंह वंश का खून है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। चंद्रनेत्र थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कभी लोग कहते थे कि ड्रैगन एम्परर सबसे घमंडी है, लेकिन आज लगता है तुम मुझसे भी 2 कदम आगे हो। उस समय वो धरती लोक का सबसे ताकतवर योद्धा था, उसे घमंड करने का हक था। पर तुम तो बस एक रक्तवीर हो, फिर तुम्हें किस बात का घमंड है? उसकी आवाज में कटाक्ष था। जैसे ही उसने ये कहा, धुंध में छिपा उसका विशाल चेहरा थोड़ा हिलने लगा। अब उसकी मौजूदगी डरावनी लगने लगी थी, जैसे वो किसी जंजीर से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसकी ठंडी आवाज गूंजी, तुझे मरने से डर नहीं लगता? आर्यन ने आंखें उठाईं। उसकी आवाज शांत थी पर उसमें दृढ़ता थी। अगर डरता तो यहाँ आता ही क्यों? चंद्रनेत्र थोड़ा चौंका, मतलब? आर्यन मुस्कुराया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ कुछ मामूली कीड़ों को भेजकर तुम मुझे पकड़ सकते थे? मैं खुद यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चाल समझनी थी। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, कोशिश कर लो। वो एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन सुन लो, तुम मुझे नहीं मार सकते। जब तक ड्रैगन क्षेत्र का द्वार नहीं खुलता तब तक मैं ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ। तुम चाहो भी तो मुझे खत्म नहीं कर सकते। आर्यन को आखिरकार समझ आ चुका था कि सप्तचर्क महाविद्यालय का न्यायालय अध्यक्ष धर्मनाथ क्यों उसकी मदद कर रहा था। आर्यन ने मन में सोचा, साला हर कोई पाखंडी है। चंद्रनेत्र की नजरें आर्यन की आंखों में गहराई तक घुस गईं, जैसे उसकी आत्मा के अंदर झांकना चाहता हो। लेकिन वो जितना ज्यादा देखने की कोशिश करता उतना ही उलझता जाता। सामने खड़ा ये लड़का महज 20-22 साल का, बाकियों से बिल्कुल अलग था। फिर अचानक चंद्रनेत्र जोर से हंसा, मानता हूँ तुम्हें तो नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हारे प्यारे भाई जैसे दोस्तों का क्या? तुम्हारा परिवार जो दक्षिण तरंग महाद्वीप में है, उनकी जिंदगी का क्या? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आर्यन के शरीर से एक तेज झंझनाहट उठी। उसके अंदर कुछ जगह ड्रैगन एम्परर का सिर और शरीर दोनों ही, उसकी चेतना से शक्ति से भरी एक जोरदार दहाड़ निकली, जैसे आकाश फटने वाला हो। आर्यन की आंखें अब आंधी सी सख्त थीं। वह बोला, अगर उनमें से किसी को भी छूने की कोशिश की तो याद रख, मैं ड्रैगन एम्परर नहीं, जो तुझे बख्श दूंगा, तेरे सारी नस्लों तक को मिटा दूंगा। उसकी आवाज में ऐसी धार थी जैसे तलवार हो, तेज, तीखी और अंतिम। पूरा कक्ष उसके गुस्से से कांपने लगा, हवा जैसे भारी हो गई थी। उसके भाई जैसे दोस्त, उसका परिवार, ये उसकी कमजोरी नहीं थे बल्कि उसकी ताकत थे। यह उसके गुस्से की वजह थे। जो उन्हें हाथ लगाएगा वो बचेगा नहीं। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। चंद्रनेत्र की आंखें फटी रह गईं। वो उस ताकत को देखकर हैरान था जो आर्यन से निकल रही थी। क्या खतरनाक आभा है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन तभी उसकी आंखों में हल्की सी चमक दौड़ गई, तो ये है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी? हाँ, बस इतना जानना काफी था। फिर उसने गर्दन मोड़ी और कहा, तुम जा सकते हो। तभी उसने गर्दन वापस घुमाई। चलो, जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ। कुछ घंटों बाद वेतालगढ़ के बाहर आर्यन चुपचाप आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखें सुनी सुनी थीं और माथे पर बल पड़े हुए थे। मेरे पिताजी, क्या वो सच में अब नहीं रहे? क्या वो अब इस दुनिया में नहीं हैं? आर्यन मन ही मन बार बार यही सवाल करता रहा। चंद्रनेत्र ने जो कहा उस पर भरोसा करना उसके लिए आसान नहीं था। या फिर उसने जानबूझकर उसके और अमर महल के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की थी? पर ऐसा करने की जरूरत क्या थी? आर्यन को तो पहले ही दिन से लग गया था कि एक न एक दिन वो अमर महल की नींव हिला देगा। उसके और अमर महल के बीच तो 36 का आंकड़ा था। तो क्या चंद्रनेत्र की कही बात सच थी? आर्यन के भीतर सवालों का तूफान उमड़ रहा था। बस सिंह परिवार का कोई व्यक्ति ही ड्रैगन क्षेत्र का द्वार खोल सकता है। क्या मेरे पिता ने भी वही यातना सही जो मैं सह रहा हूँ? क्या उन्हें भी बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया? उसने एक लंबी सांस ली और मुट्ठियां कसते हुए बड़बड़ाया, पिताजी, जो भी हुआ हो, मैं सच्चाई जरूर सामने लाऊंगा। जिसने भी आपको मारा है उससे हर एक चीज का हिसाब लूंगा।
उसी वक्त रीवा भागती हुई आई और आर्यन के कुछ कहने से पहले ही उसके सीने से लग गई। भाई, मैं बहुत डर गई थी, उसकी आवाज़ कांप रही थी। आर्यन का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। उसने रीवा की पीठ पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं ठीक हूँ। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारे बड़े भाई को कुछ कर सके। रीवा की सिसकियां अब धीमी हो चली थीं। उसका डर, उसकी घबराहट आर्यन की बाहों में कुछ शांत हो गई थी। आर्यन ने चारों तरफ नजर डाली और पूछा, एस्फीरा कहाँ है? रीवा ने सिर हिलाया। एस्फीरा दीदी एक अजनबी के साथ चली गईं। जाते वक्त उन्होंने कहा था कि आपको कुछ नहीं होगा। वो थोड़ा पीछे हटी और फिर नजरें मिलाकर बोली, भाई क्या वो दीदी सही में ठीक रहेंगी? आर्यन ने वेतालगढ़ की ओर देखा, जो पीछे काले पहाड़ की तरह शांत खड़ा था, फिर बोला, वो ठीक होगी। एस्फीरा कौन थी? आर्यन को केवल इतना पता था कि वो शून्य भूमि से है, पर अंधकार लोक और शून्य भूमि के बीच क्या रिश्ता है इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। असल में आर्यन को उसके बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। बस यही महसूस होता था कि वो भी किसी भारी बोझ से बंधी हुई है। शायद उसकी भी कोई ऐसी किस्मत थी जो उसे आर्यन के पास लाकर ड्रैगन क्षेत्र के रहस्यों को जानना चाहती थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। चलो, अब नक्षत्र नगर वापस चलते हैं। अब वो और ज्यादा सोचकर थकना नहीं चाहता था। चाहे एस्फीरा की नज़दीकियां किसी मकसद से जुड़ी थीं या नहीं, आर्यन अब बस एक बात जानता था, उसे अपनी राह से नहीं भटकना है। और सप्तचक्र महाविद्यालय की प्रतियोगिता में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसे अब पूरी ताकत से उसकी तैयारी करनी थी। आर्यन और रीवा धीरे धीरे अनंत पर्वतमाला की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते रीवा ने फिर पूछा, भाई हमें एस्फीरा दीदी का इंतजार नहीं करना चाहिए? आर्यन ने सिर हिलाया, नहीं, वो खुद लौट आएगी। कुछ देर बाद रीवा ने फिर कहा, भाई जब दीदी जा रही थी तब वो रो रही थी। आर्यन ने बस हल्के से हम कहा, और जब हम त्रागंध महाद्वीप पर फंसे थे वो आपके साथ मरने को भी तैयार थीं। मैं देख पा रही थी कि वो आपको कितना चाहती थीं। वो बहुत खुश थीं उस वक्त, और जब वो लगभग मरने वाली थीं तब भी उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आर्यन के कदम अचानक से रुक गए। उसने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं। कुछ पल वो स्थिर खड़ा रहा, फिर उसकी मुट्ठियां ढीली हुईं, लेकिन अगले ही पल फिर से कसकर बंध गईं। वेतालगढ़ की दीवारों पर एस्फीरा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्यों, पर उसका दिल भारी हो गया था। कोई साफ वजह नहीं थी, पर उसका मन बस रो देने का कर रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सामने आर्यन धीरे धीरे दूर जा रहा था और उसके हर कदम पर उसकी आंखें भरती जा रही थीं। उसके बगल में खड़ा था जारीफ, अंधकार लोक का युवा अधिपति। जारीफ की नज़र आर्यन पर टिकी थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। एस्फीरा, उसने कहा, तुम हार गई। दरअसल उन दोनों ने एक शर्त लगाई थी। जारीफ ने कहा था कि आर्यन कभी एस्फीरा के लिए वापस नहीं आएगा। और अब जब आर्यन जा चुका था, यानी एस्फीरा हार चुकी थी पूरी तरह, और इस हार की वजह थी उसका खुद का वो फैसला जब उसने कस्बे में आर्यन को धोखा दिया था। जारीफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। स्वर में धाधस था, पर थोड़ा घमंड भी। वो अब वापस नहीं आएगा। तुम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। तुम जैसी हो उसके पास कभी नहीं जा सकती, और इस पूरी दुनिया में अगर कोई तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है तो वो मैं हूं। पर तभी एक तीखा स्वर हवा को चीरता हुआ उतर आया। आर्यन आसमान में तैर रहा था और उसकी आंखें जारीफ पर गड़ी थीं। मेरी लड़की से दूर रह, उसने कहा, नहीं तो जान ले लूंगा। उसके बाद वो गायब हो गया और सीधे एस्फीरा के पास दिखा। उसके चेहरे पर वही पुरानी दबंग ठसक थी, जैसे कोई राजा लौट आया हो। उसने कुछ कहे बिना एस्फीरा को सीने से लगा लिया। माफ़ करना, उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हें खोने वाला था, माफ़ करना। एस्फीरा एक पल को जैसे थम गई, फिर अचानक उसके आंसू तेजी से बहने लगे। उसने अपना सिर आर्यन के कंधे पर रखा और जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरी वादी में गूंजने लगीं। आर्यन का दिल अंदर से टूट रहा था। उसी समय रीवा हांफती हुई नगर द्वार तक पहुंची। उसने देखा कि आर्यन एस्फीरा को पकड़ कर खड़ा है, और वो हल्के से मुस्कराए। अब सब ठीक है, लेकिन तभी नफरत की एक चिंगारी उठी। जारीफ की आंखें जलन से जल रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने जोर से चिल्लाया, आर्यन। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा और बेझिझक बोला, क्या हुआ? अपने बाप को याद कर रहा है? तेरी मौत आई है, जारीफ दहाड़ा। उसकी 9वें लेवल की मूलवीर शक्तियां फूटी और उसके शरीर की राक्षसी शक्तियों से मिलकर तूफान बनाने लगी। एस्फीरा ने रोना रोका और चौंक कर कहा, जारीफ तुम ये क्या कर रहे हो? जारीफ गुस्से में चिल्लाया, क्या कर रहा हूँ? मैं उसे मारने जा रहा हूँ। बचपन से एस्फीरा ही उसकी दुनिया थी। दोनों साथ खेले थे, साथ ट्रेनिंग ली थी, एक साथ बड़े हुए थे। वो तो मन ही मन उसे अपना जीवन साथी मान चुका था, लेकिन पहले उसका रुतबा कुछ कम था, पश्चिमी अंधकार लोक के एक छोटे से शहर का राजकुमार। इसलिए वो कभी हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन अब सब बदल चुका था।
वो अब पश्चिमी पूर्वज का उत्तराधिकारी बन चुका था। उसकी ताकत, उसकी पहचान, सब कुछ ऊंचा हो चुका था। उसे लगता था कि अब वो और एस्फीरा बराबर हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन आर्यन की वापसी ने जैसे उसकी पूरी दुनिया तोड़ दी। उसी वक्त आर्यन ने एस्फीरा को पीछे किया और खुद एक कदम आगे बढ़ा। अगर इतनी ही हिम्मत है तो आ लड़। आर्यन की मुट्ठियां भिंच गईं और उसकी आभा आकाश को चीरती हुई जारीफ की राक्षसी आभा से टकरा गई। आसमान में धमाकों की गूंज उठी। बिजली जैसी आवाजें चारों तरफ फैल गईं। जारीफ ने भौहें तिरछी की और ताना मारते हुए बोला, तू एक मामूली रक्तवीर मुझसे भिड़ेगा, सिर्फ एक लड़की के लिए? तेरा सिंह परिवार है ही क्या? खुद को समझता क्या है? इतना कहकर उसने सीधा आर्यन पर हमला किया। एस्फीरा की चीख हवा में गूंज उठी। आर्यन संभल कर। उसे अच्छी तरह पता था कि जारीफ कितना खतरनाक है। वो 9वें लेवल का मूलवीर था, यानी अंधकार लोक की नई पीढ़ी के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक। और जब वो पूर्वज से मिली राक्षसी तकनीकें इस्तेमाल करता था तो वो आसमान तक हिला सकता था। यहाँ तक कि वह खुद, जो गुलशिता परी की वंशज थी, भी उससे नहीं लड़ सकती थी। और आर्यन तो सिर्फ 8वें लेवल का रक्तवीर था। सीधे सीधे देखा जाए तो उसके पास जारीफ का सामना करने का कोई मौका नहीं था। किसी और दिन शायद वो कुछ ना कर पाता, लेकिन आज हालात अलग थे। आज कुछ और ही होना था। आर्यन के अंदर से शक्तियां फूट पड़ी। उसकी दाईं हथेली में ऊर्जा घूमने लगी और उसने मन में चीखा, फलक हथेली। अगले ही पल एक विशाल सुनहरी हथेली, जो किसी देवता की तरह चमक रही थी, आसमान चीरती हुई नीचे आए। जारीफ की आंखों में एक पल को हैरानी दिखी, पर डर नाम की चीज उसमें थी ही नहीं। उसकी देह से भी एक अलग ही तरह की शक्ति निकली, जो एक असली राक्षस के रूप में थी। उसने ऊपर से आती उस हथेली को हवा में ही रोक दिया। उसी वक्त बिना देर किए उसने अपनी तलवार खींची और सीधा आर्यन की तरफ झपटा। उसका वार सीधा आर्यन की गर्दन पर था। लड़के, खतरा है। पूर्वज रुद्रदेव की चेतावनी आई। क्रिम्सन ड्रैगन की आवाज भी गूंज उठी, मास्टर ध्यान से। अचानक आसमान कांप उठा और कहीं दूर से एक गहरी आवाज आई, जारीफ रुक जा। ये चंद नेत्र की आवाज थी। जारीफ जैसे योद्धा के सामने सप्तचक्र महाविद्यालय के कई बड़े मास्टर भी नहीं टिकते। और अब जब उसके पास अपने पूर्वज की विरासत थी तो वो खुद देवताओं तक को चुनौती दे सकता था। जारीफ नहीं रुका। उसे ड्रैगन क्षेत्र की ताकत या दौलत से कोई मतलब नहीं था। उसकी आंखों में बस गुस्सा था। उसे जो चीज़ छीनी गई वो वापस चाहिए थी, और इसके लिए उसे आर्यन को हर हाल में खत्म करना था। फलक हथेली रोकी जा चुकी थी, लेकिन आर्यन के अंदर का गुस्सा अब फूट चुका था। हरामखोर, वो दहाड़ा। सुपर सोल मोड। अचानक आर्यन की सारी देह बदल गई। उसके बाल सुनहरे रंग के हो गए, शरीर से आग जैसी आभा निकलने लगी और उसके हाथ में डेविल गॉड ब्लेड चमक उठा और उसकी सर्द आंखें काली होकर जारीफ पर टिक गईं। शून्य स्वॉर्ड। वो भी गरजते हुए उसकी तरफ भागा। जारीफ ने अपनी गाढ़े सुनहरे रंग की तलवार घुमाई, 1000 परतों वाला चंद्रमावार मार। दोनों की ब्लेड्स आपस में भिड़ीं। जोरदार धमाका हुआ जिससे दोनों पीछे छिटक पड़े, लेकिन वो रुके नहीं। तुरंत फिर एक दूसरे से टकरा गए। आकाश में एक पल में दर्जनों वारों का आदान प्रदान हुआ। वो एक दूसरे से टकरा रहे थे, छिटक रहे थे, फिर टकरा रहे थे, यहाँ तक कि एस्फीरा भी अब समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। आर्यन हैरान था। उसे अपने सुपर सोल मोड पर पूरा भरोसा था, लेकिन जारीफ उसे रोक कैसे पा रहा था। आर्यन हैरान था। उसे अपने सुपर सोल मोड पर पूरा भरोसा था, लेकिन जारीफ उसे रोक कैसे पा रहा था। उधर जारीफ की आंखों में भी वही सवाल था। एक 8वें लेवल का रक्तवीर इतनी ताकत कहाँ से ला रहा था? क्या यही सिंह वंश की असली ताकत है? चंद नेत्र की आंखें भी सिहर उठीं। ये शक्ति यहाँ तक कि ड्रैगन एम्परर के पास भी नहीं थी। आधा मिनट बीत गया। इस छोटे से समय में आर्यन और जारीफ ने 1000 से ज्यादा वार कर लिए थे, पर कोई भी एक दूसरे से आगे नहीं निकल सका। सुपर सोल मोड बहुत ताकतवर था, लेकिन आर्यन की कुल ताकत अभी भी कम थी। अगर दोनों एक ही लेवल पर होते तो शायद आर्यन जारीफ को पलक झपकते ही हरा देता। लेकिन फिलहाल जारीफ ने हौंफते हुए आर्यन की मुस्कुराती हुई शक्ल देखी और उसकी आंखों में खून उतर आया। वो चीखा, 10,000 तलवार परते। आर्यन के हाथ में पकड़ी डेविल गॉड ब्लेड गायब हुई और एक पतली स्वॉर्ड उसके हाथ में आई। उसके शरीर से स्वॉर्ड इंटेंट फूट पड़ा। उसने गरजते हुए कहा, अनंत स्वॉर्ड मार्ग। तुरंत ही उसकी तलवार हवा में तैरने लगी और फिर हजारों तलवारों में बदल गईं। वो सब किसी तूफान की तरह जारीफ की तरफ लपकीं। जारीफ की तकनीक भी कुछ वैसी ही थी। उसके ऊपर तैरती हुई 10,000 तलवारें सीधी आर्यन की तरफ झपटीं। आसमान में तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उड़ने लगीं। दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराकर या तो टूट रही थीं या काट रही थीं। पूरी घाटी उन धमाकों से थर्रा गई। जारीफ की सुनहरी तलवार में दरारें पड़ गईं। उसका चेहरा डर से भर उठा। एक अजीब सी ऊर्जा उसके भीतर मचल उठी। उधर आर्यन के सीने में भी तेज झटका लगा। उसकी ऊपर घूमती हुई स्वॉर्ड से एक जोरदार आवाज निकली और फिर वो टूट गई।
इसी के साथ जारीफ की सुनहरी तलवार भी चूर चूर हो गई। वह हवा में उड़ा और काफी दूर जाकर गिरा। उसके फेफड़ों में खून और ऊर्जा खौलने लगे। उसने खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। तभी कुछ राक्षसी सैनिक उसकी ओर दौड़े। यंग मास्टर। वहीं एस्फीरा दौड़ती हुई आर्यन के पास पहुंची। उसने उसे सहारा दिया। आर्यन के भीतर सब कुछ हिल गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके सारे अंगों की जगह बदल चुकी है। पर फिर भी वो जबरन हंस पड़ा, एक चुनौती भरी हंसी, और बोला, एक बार और। हा हा हा। चाहे उसे कोई जीत ना मिली हो, पर यह लड़ाई उसके लिए पूरी तरह संतोषजनक थी। उसका पूरा शरीर झंझना रहा था। उसे अब यकीन हो गया था, सुपर सोल मोड भी हार सकता है और फलक हथेली भी अजेय नहीं है। इस लड़ाई ने उसे उसकी अपनी ताकत और सीमाओं की पहचान कराई। जारीफ ने अपने सामने खड़े राक्षसी सैनिकों को झटक कर पीछे हटाया। उसका चेहरा अब भी गुस्से से तमतमा रहा था। वह दहाड़ा, कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके शरीर से एक और शक्तियों की लहर निकली। आर्यन भी गुस्से से कांपने लगा। चला, तेरा बाप यहीं खड़ा है। उसने कमर झुका ली, हाथों की मांसपेशियां तान ली और फिर वो छलांग मारकर आकाश में पहुंच गया। उसके हाथ अब मुक्के में बदल चुके थे। उसने चिल्लाकर कहा, पहाड़ तोड़ मुक्का। थंडर शक्ति और सुपर सोल मोड की शक्ति सीधे उसके हाथों उतर आए। उसकी बांह पर जो हिंसक आदमखोर किंग कांगैप की परछाई थी, वह अब सुनहरी हो चुकी थी। और फिर मुक्का एक उल्कापिंड की तरह नीचे गिरा। जारीफ ने ऊपर देखा। उसकी मांसपेशियां फूल गई, नसें उभर आईं। उसने भी मुट्ठी बांधी और ऊपर से आते मुक्के की तरफ लपका। लेकिन हवा में होने का फायदा आर्यन को मिला। उसका मुक्का सीधा जारीफ को जमीन पर धकेल गया। आर्यन ने मौका नहीं छोड़ा। वो उसके ऊपर चढ़ गया और दोनों हाथों से धड़ाधड़ मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। आह! एक हल्की सी चूक के कारण जारीफ को आसमान में ही 100 से ज्यादा घूंसे झेलने पड़े। वह बेकाबू होकर जमीन में धंस गया। मगर आर्यन रुका नहीं। उसने उसके सीने और चेहरे पर पागलों की तरह मुक्के बरसाने जारी रखे। क्या कर लिया तूने मूलवीर बनकर? क्या हुआ अगर तेरा पूर्वज पश्चिमी अंधकार लोक का अधिपति है? मेरे परिवार को नीचा दिखाएगा? तू है कौन? दिखा तू कितना मजबूत है। उसका हर एक मुक्का गुस्से से भरा हुआ था। हर एक घूंसा उसके पुराने जख्मों की आवाज बन चुका था। और तभी अचानक आसमान में अंधकार छा गया। हवा में कुछ भारी सा महसूस होने लगा। एक गरजती हुई आवाज गूंजी, आर्यन रुक जा। चंद्रनेत्र खुद सामने आ चुका था। उसके शरीर से जो रोशनी निकल रही थी, वो ना सुनहरी थी, ना सफेद, वो बैंगनी थी। आसमान एक जोरदार गर्जना से गूंज उठा, जैसे खुद स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। पल भर में चंद्रनेत्र की ताकत का ऐसा असर हुआ कि आर्यन का शरीर एकदम जड़ हो गया। वह हिल भी नहीं पाया। उस दबाव में इतनी ताकत थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन अभी आर्यन का मूड ही कुछ और था। उसने भीतर से दहाड़ लगाई, क्रिम्सन ड्रैगन। एक बर्फीली डरावनी गर्जना के साथ क्रिम्सन ड्रैगन की अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर फैल गई। इससे चंद्रनेत्र का भारी दबाव पल भर में रुक गया। आर्यन का शरीर फिर से हिलने लगा। छठे लेवल की सोलस्टम तकनीक। एक तीव्र चटक के साथ 64 गुना मूल शक्ति उसके शरीर से फूट पड़ी। उसकी हर मांसपेशी फूलने लगी, शरीर कांपने लगा, जैसे अभी उसका शरीर फट जाएगा। आर्यन की आंखों में आग जल रही थी। ऊपर हवा में तैरते बैंगनी आभा से घिरे चंद्रनेत्र को देखते हुए वो हंसा, तू क्या समझता है? तेरे कहने से मैं रुक जाऊंगा? तू है कौन बे? उसकी मुट्ठियां लहक उठीं और अगली ही सांस में उसने जारीफ के सिर पर हथौड़े की तरह वार किया। जारीफ की खोपड़ी झंझना उठी और उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल गया। चंद्रनेत्र की आंखों में डर उतर आया। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आर्यन के पास अभी भी कोई शक्ति बची होगी और वो पागल सच में हमला कर देगा। जारीफ! चंद्रनेत्र चिल्लाया और जैसे ही जारीफ नीचे गिरा, उसने आग की लपटें आर्यन पर छोड़ीं। उन लपटों ने आर्यन को दूर फेंक दिया। आर्यन दूर जा गिरा। मुंह से खून की धार फूटी, चेहरा कागज सा सफेद हो गया। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि उसके भीतर तो एक जुनूनी खुशी थी। ओह हो, ये होती है सुपर एम्परर की ताकत। अगर इसे मार गिराया तो शायद मुझे कोई दिव्य अस्त्र मिल जाए। लगता है ये बुजुर्ग सर्गेश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। उसने थूक निगला और मन ही मन बुदबुदाया, अगर ऐसा है तो फिर सच में स्वर्ग की सीढ़ियां मेरे लिए खुलने वाली हैं। आर्यन एक पागल था। उसे खतरे से कोई मतलब नहीं था। उसे चाहिए थे सिर्फ खजाने। तभी रीवा दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और उसे सहारा दिया। एस्फीरा, जो अब तक वेतालगढ़ की दीवार पर ही खड़ी थी, हवा में उड़ती हुई नीचे आने लगी। लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति की लहर ने उसे जोरदार तमाचा मारा। एस्फीरा नीचे चट्टानों पर गिर पड़ी और लुढ़कती चली गई। उसके होठों से खून बह निकला, पर उसकी नजरें सिर्फ आर्यन को ही देख रही थीं। आर्यन, भाग जा! चंद्रनेत्र ने धीरे से जारीफ को उठाया। जारीफ का चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। वो कांपते हुए बोला, पूर्वज मार डालो उसे, मुझे न्याय दो। उसका ये हाल देखकर खुद चंद्रनेत्र भी गुस्से से कांप उठा।
उसने सोचा, इस पागल आर्यन को काबू कर पाना मुमकिन नहीं है। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। चंद्रनेत्र की आंखों से झलकता गुस्सा इतना भारी था कि उसका खुद का आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके इरादों को जकड़ लिया हो, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। वो तेजी से दौड़कर एस्फीरा के पास गया, उसे संभाला और बोला, तुम ठीक हो ना? रीवा, इसका ध्यान रखो। फिर उसने अपनी जलती हुई आंखें ऊपर उठाईं और अपनी चेतना को आवेग क्रिस्टल से जोड़ दिया। उसे पता था, जैसे ही चंद्रनेत्र फिर हमला करेगा वो अपनी अमर ऊर्जा जलाकर फ्लेम ड्रैगन का रूप ले लेगा। यह उसका सबसे घातक तुरुप का इक्का था, जिसे वह तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहता जब तक कोई विकल्प ना बचे। आर्यन की हरकतों ने चंद्रनेत्र की सहनशक्ति की हद को पार कर दिया था। वह समझ चुका था, इस पागल को वह काबू नहीं कर सकता तो क्यों ना उसे खत्म कर दे। उसने जारीफ को सैनिकों के हवाले किया और फिर आर्यन की ओर देखकर ठंडी लेकिन कड़वी आवाज में बोला, सिंह वंश के लोग हमेशा घमंडी रहे हैं। आज देखता हूँ तू कितना घमंड दिखा पाता है, नीच कीड़े। आसमान का माहौल अचानक पूरी तरह बदल गया। चारों तरफ से डरावनी आग की लपटें उठने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वेतालगढ़ का आकाश नहीं, कोई नर्क का दरवाज़ा खुल गया हो। आर्यन का दिल एक पल को कांप गया। नील ड्रैगन, समुद्री ड्रैगन, क्रिम्सन ड्रैगन, सब चौंक गए, लेकिन क्रिम्सन ड्रैगन ने उसके शरीर की रक्षा करना नहीं छोड़ा। आर्यन के दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, ये शक्ति हद से ज्यादा है, सोच से बाहर। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, चाहे जैसे भी हो उसे आगे बढ़ना ही था। वो भयानक आग की लपटें 10,000 कोस तक फैली हुई थीं। उनके बीच से चंद्रनेत्र धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, मैंने तुझे जीने का मौका दिया था, अब दोबारा नहीं दूंगा। राक्षसी लपटों भस्म कर दो। और तभी चारों ओर की राक्षसी लपटें और तेज हो गई। वो ऊंचे ऊंचे अग्नि स्तंभों में बदल गईं, जैसे स्वर्ग को भी फूंक देना चाहती हों। लपटों का इतना जोर था कि क्रिम्सन ड्रैगन भी थरथरा गया। उसी वक्त पूर्वज रुद्रदेव ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, अब मुझे दखल देना पड़ेगा। काफी वक्त से वो चुप थे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा कि आर्यन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन तभी पूर्व दिशा से धरती हिल उठी। एक तेज सुनहरी रोशनी आकाश चीरते हुए उल्कापिंड की तरह वेतालगढ़ की ओर बढ़ रही थी। जहां से वह गुजरी वहां राक्षसी लपटें खुद ब खुद बुझती गईं और एक लंबी लकीर बन गई। और फिर एक आकृति आकर आर्यन के पास उतरी। वो था बुर्जुग सर्गेश्वर। उसके शरीर से फूटती ऊर्जा ने इतना जबरदस्त झटका दिया कि आसपास का हर दबाव चूर चूर हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने चंद्रनेत्र की ओर देखा और बोला, कैसे हो चंद्रनेत्र? अब दो महाशक्तियां आमने सामने थीं। आर्यन ने अपनी शक्ति खींच ली और मन ही मन सोचा, लड़ो लड़ो, तुम दोनों लड़ो और दोनों घायल हो जाओ, फिर मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। बुजुर्ग सर्गेश्वर को देख चंद्रनेत्र की आंखें सिकुड़ गई और फिर वह हंसते हुए बोला, अमर महल का अधिपति। उनकी सिर्फ नजरें मिली और पूरा आकाश गूंज उठा। बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर भीतर जबरदस्त टकराव चल रहा था। पूर्वज रुद्रदेव ने धीरे से कहा, ये दोनों बहुत आगे के योद्धा हैं। अगर तू फ्लेम ड्रैगन का इस्तेमाल भी कर ले तब भी इनका सामना नहीं कर सकता। वो पहले ही आर्यन को बता चुके थे कि अगर सारी ताकत भी लगा दे तो भी बुजुर्ग सर्गेश्वर उसके बस से बाहर है। और आज तो चंद्रनेत्र की बैंगनी आभा और बुजुर्ग सर्गेश्वर की सुनहरी आभा साफ दिखा रही थी कि ये दोनों किसी और ही स्तर के योद्धा हैं। और वैसे भी अमर महल का सबसे ताकतवर योद्धा सर्गेश्वर नहीं था, वो था पितृराज, असली ब्रह्म शक्ति। ये लड़ाई इंसानों और स्वर्ग के बीच की थी, लेकिन ये ऐसी दुनिया में घट रही थी जिसे आम लोग देख भी नहीं सकते थे। कुछ ही पल में बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन आर्यन कुछ भी ठीक से समझ नहीं पाया। उसे जिस घमासान लड़ाई की उम्मीद थी वह हुई ही नहीं। उसने बुझे मन से सोचा, लड़े ही नहीं, क्या घटिया निकले ये दोनों। मैं तो सोच रहा था इनकी लड़ाई का फायदा उठा लूं, पर अब तो लगता है कुछ नहीं होगा। उधर बुर्जुग सर्गेश्वर मुस्कुराया और बोला, चंद्रनेत्र, क्या अब हम जा सकते हैं? चंद्रनेत्र ने बस ठंडी सांस ली, कुछ बोला नहीं। सर्गेश्वर ने आर्यन की तरफ देखा, फिर अचानक एक अदृश्य ताकत सबको पीछे खींचने लगी। उसने कहा, चलो अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। और तभी हवा में हलचल हुई। अगले ही पल आर्यन और बाकियों ने खुद को अनंत पर्वत श्रृंखला की टेलीपोर्टेशन एरे पर खड़ा पाया। सर्गेश्वर एक पल भी नहीं रुका, वो तुरंत शून्य में गायब हो गया। वेतालगढ़। चंद्रनेत्र का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उसकी देह से निकलती ऊर्जा जैसे किसी तरह रोकी जा रही थी। उसने लंबी सांस ली और धीरे से बोला, मैंने सोचा नहीं था कि अमर महल का मौजूदा अधिपति दिव्यवीर होगा। अमर महल वाकई में संपूर्ण तरंग महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कहलाने लायक है। फिर वो खुद में बड़बड़ाया, अगर वो इस स्तर पर है तो उसका गुरु पितृराज, संभव है कि वह एक अनंतवीर होगा। उसी वक्त वर्णाक सामने आया और बोला, पूर्वज, अभी जो हुआ वो क्या था? कुछ समझ नहीं आया। उसे भी कुछ नहीं समझ आया था। वो भी उस स्वर्ग और मनुष्य की लड़ाई को देख नहीं सका।
चंद्रनेत्र का शरीर हल्का कांपा और उसने आदेश दिया, मेरा आदेश सुनो, आर्यन पर कड़ी निगरानी रखो। जब भी ड्रैगन क्षेत्र का पता लगे, अमर महल के किसी भी योद्धा को वहां पहुंचने से रोकना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। ड्रैगन क्षेत्र का खजाना ही हमारे पूरे तरंग महाद्वीप पर राज करने की असली उम्मीद है। अब उसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। उसे खुशी हो रही थी कि उसने गुस्से में आकर आर्यन को नहीं मारा, वरना शायद अब पछता रहा होता। पूर्व की ओर देखते हुए वो बुदबुदाया, अमर महल, देखते हैं अंत में किसकी जीत होगी। कौन ड्रैगन क्षेत्र पहुंचेगा, कौन पाएगा उसका खजाना। फिर वो मुड़ा और ऊर्जा की एक लहर छोड़ते हुए जारीफ को हवा में उठा लिया। जारीफ, अब मैं तुम्हारे शरीर को फिर से बनाऊंगा। तुम्हें तरंग महाद्वीप का सबसे ताकतवर योद्धा बनना है। जारीफ ने कमजोर आवाज में कहा, पूर्वज, मुझे एस्फीरा चाहिए। वो मेरी है, मेरी और सिर्फ मेरी। मैं उसे किसी और को नहीं दूंगा। चंद्रनेत्र का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, फिर उसने शांत स्वर में कहा, ताकत से सब कुछ मिल सकता है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि कोई तुम्हारे आगे टिक भी ना सके, यहाँ तक कि आर्यन भी नहीं। वो हल्के से हंसा, एस्फीरा, फिक्र मत करो, वो तुम्हारी ही होगी। दूसरी तरफ अमर महल में जैसे ही सर्गेश्वर वहां पहुंचा, उसके मुंह से काले रंग का खून निकल पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो अब तक जबरदस्ती खुद को संभाले हुए था ताकि चंद्रनेत्र उसकी हालत ना समझ सके, लेकिन अब वो और नहीं झेल पाया। दर्द से उसकी देह कांप रही थी। उसी वक्त सुनहरी रोशनी में लिपटे पितृराज ने जब अपने घायल शिष्य को देखा तो उनकी आंखें सख्त हो गईं और उन्होंने तुरंत एक ऊर्जा की लहर उसके शरीर में उतारी। सर्गेश्वर ने थका हुआ सा कहा, गुरुदेव। पितृराज ने कड़क आवाज में टोका, चुप रहो, पहले अपनी ऊर्जा को संभालो, नहीं तो तुम्हारी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। तुम अभी 9वें लेवल के स्वर्गवीर हो, जरा सी गलती जानलेवा हो सकती है। फिर वो अपनी ताकत से उसका इलाज करने लगा। 3 घंटे बीते, तब जाकर उसने अपना हाथ पीछे खींचा। अब सर्गेश्वर की हालत कुछ ठीक हो चुकी थी। उसने फिर कहा, गुरुदेव, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। पितृराज ने गहरी आवाज में कहा, लगता है मैंने चंद्रनेत्र को हल्के में ले लिया था। सर्गेश्वर ने हल्के स्वर में जवाब दिया, उसकी शक्तियां पहले से तीसरे स्तर के अनंतवीर के बीच हो सकती है, आपसे बस थोड़ी कम, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा। पितृराज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, शायद ताकत में मैं चंद्रनेत्र से आगे हूं, लेकिन उम्र के मामले में बहुत पीछे हूं, और जितनी बार मैं लड़ाई करता हूं उतनी ही जल्दी मेरी उम्र घटती है। अगर इस हालत में मुझे चोट लग गई तो मेरी बची खुची जिंदगी भी साथ नहीं देगी। उम्र इंसान की सबसे बड़ी बंदिश थी जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। पितृराज अब अपने आखिरी समय के बेहद करीब था। वो सालों से साधना में इसलिए डूबा रहा क्योंकि हर बार लड़ाई उसे थोड़ा और बूढ़ा कर देती थी। अब उसके पास बस एक ही चीज की कमी थी, समय। और उसकी आखिरी उम्मीद थी आर्यन। सर्गेश्वर ने फौरन कहा, गुरुवर, इस बार आर्यन के हाथ ड्रैगन शरीर की समाधि लगी है। समुद्र की सतह पर 14 ड्रैगनों ने उसमें प्रवेश किया। मुझे यकीन है ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह ड्रैगन क्षेत्र को खोल देगा। पितृराज की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बस ड्रैगन की पूंछ की शक्ति बची है जिसे वो अब तक पा नहीं सका। सर्गेश्वर ने सिर झुकाकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूंछ वाली समाधि का जल्द पता लगवाता हूँ। जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं खुद जाकर उसे आर्यन से जोड़ूंगा। पितृराज ने शांति से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी उम्र भले ही खत्म हो रही हो, लेकिन अभी कुछ साल बाकी हैं। तुमने चंद्रनेत्र की ताकत देख ही ली है, अब तैयारी शुरू करनी होगी। सप्तचक्र महाविद्यालय की प्रतियोगिता से ही शुरुआत करते हैं। सर्गेश्वर ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें। इस दौरान चंद्रनेत्र की नजरें लगातार आर्यन पर थीं। अमर महल भी छाया में रहकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। उनके लिए आर्यन एक खुली किताब था जिसकी हर पंक्ति वह पढ़ सकते थे। हर कोई चाहता था ड्रैगन क्षेत्र का रहस्य उनके हाथ लगे, क्योंकि शायद यही वो मौका था जो उनकी किस्मत को बदल सकता था। उधर आर्यन ने असुर बीस्ट का खून मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। अब वो पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता में पंजीकृत हो चुका था। जहां तक बात है एस्फीरा की, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो उसे चक्रयोग हॉल ले आया था जहां वो आराम कर रही थी। वो अपने कक्ष में बैठकर ड्रैगन क्षेत्र के दिल को देख रहा था। पहला स्तर वह पहले ही खोल चुका था, अब बारी थी दूसरे स्तर की। इसके लिए उसे समुद्री ड्रैगन के खून की जरूरत थी जो अब उसके पास था। उसने खुद से कहा, अब समय है दूसरा स्तर खोलने का। अमर महल वाले भी ड्रैगन क्षेत्र की खोज में हैं और चंद्रनेत्र की निगाहें भी इसी पर टिकी हैं। आखिर इसमें है क्या, कोई दिव्यास्त्र या अमृतत्व की कोई गुप्त तकनीक? सोचते सोचते आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने समुद्री ड्रैगन की खून की एक बूंद ली और धीरे से ड्रैगन दिल पर गिरा दी। पल भर में वो दिल उस खून की बूंद को जैसे पी गया। फिर एक धीमी धीमी घिसती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी मशीन दोबारा चल पड़ी हो। आर्यन की सांसें तेज हो गईं।
पहला स्तर खुलने पर उसे फ्लेम ड्रैगन तकनीक जैसी आकाशगामी शक्ति मिली थी, तो अब दूसरा स्तर खुलने पर क्या मिलेगा? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या है इसमें? आखिर क्या छुपा है इसके अंदर? आधा मिनट बीत चुका था और फिर ड्रैगन क्षेत्र का दिल घूमना बंद हो गया और उसी पल सिस्टम की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। बधाई हो आर्यन, तुमने ड्रैगन क्षेत्र के दिल का दूसरा स्तर खोल लिया है। तुम्हें इनाम स्वरूप 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1,000 शॉप पॉइंट्स मिले। बधाई हो आर्यन, तुम्हें ड्रैगन रूपांतरण तकनीक मिली है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हैं? सिस्टम सूचना, ड्रैगन क्षेत्र दिल का तीसरा स्तर खोलने के लिए इग्नारोक ड्रैगन के खून की जरूरत है। सिस्टम की आवाज लगातार गूंजती रही। जब आर्यन ने ड्रैगन रूपांतरण तकनीक का नाम सुना तो उसके पूरे शरीर में जैसे उबाल आ गया। वो जोर से हंसा, उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। हा, ड्रैगन रूपांतरण तकनीक, मैं इसे जरूर सीखूंगा, अभी और यहीं। ऐसी चीज कोई नहीं छोड़ता। पहले वाली फ्लेम ड्रैगन तकनीक ने एक ही वार में त्रागंत किंग को मिटा दिया था, तो यह ड्रैगन तकनीक तो उससे भी ज्यादा भयानक होगी। और नाम से ही साफ था, यह असली ड्रैगन की शक्ति है और शायद उसका अगला रूप। स्किल, ड्रैगन रूपांतरण तकनीक। ग्रेड, उपभोग 15 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स। विवरण, खुद को एक पूर्ण ड्रैगन में बदलो। कोई ज्यादा विवरण नहीं दिया गया था, सब कुछ सीधा और साफ था। आर्यन ने जब देखा कि इसे इस्तेमाल करने के लिए कितनी अमर ऊर्जा लगेगी तो कुछ पल के लिए उसका चेहरा गंभीर हो गया। जैसा सोचा था उसने बड़बड़ाया, जितनी ज्यादा ऊर्जा लगे हमला उतना ही विनाशकारी होता है। ये बात वो कई बार अनुभव कर चुका था। फिर उसकी नज़र दूसरी सूचना पर गई। अगला स्तर खोलने के लिए इग्नारोक ड्रैगन का खून चाहिए। ये ड्रैगन की कौन सी जाति है? उसने पहले कभी इग्नारोक ड्रैगन नामक किसी ड्रैगन के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसके दादा की ड्रैगन रूप की शक्ति भी कुछ वैसी ही थी। शायद यह उसी नस्ल से जुड़ा हो। क्या दादाजी का खून ही तीसरे स्तर की कुंजी है? ये बात उसके मन में बार बार घूमती रही। आर्यन के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मुझे प्रतियोगिता के बाद फिर से दक्षिण तरंग महाद्वीप जाना होगा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अजराल वहाँ गया था और काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन अभी तक लौटा नहीं। अजराल कोई मामूली इंसान नहीं था, एक रूहानी योद्धा था। अगर उसे कोई रोक पाया है यानी मामला बहुत गंभीर है। आर्यन का मन डगमगा उठा। दादाजी, रूबी, मेघा, मैं जल्द लौटूंगा। जो कुछ भी हो रहा है मैं इसका पता लगाए बिना चैन से नहीं बैठ सकता। उसी समय हैदर घायल तुफैल को अपने कंधे पर लादे हुए चक्रयोग हॉल में घुसा और गुस्से में बड़बड़ाने लगा, ये क्या नौटंकी है? ये जो खुद को बड़े शिष्य कहते हैं, इन्हें क्या लग रहा है कि बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं? तुफैल की हालत खराब थी। उसका चेहरा सूजा हुआ, आंख के नीचे नीला निशान और होठों पर सूखे खून के धब्बे थे। सिर्फ वही नहीं, हैदर, गांगुली और बाकी शिष्य भी बुरी तरह घायल थे। इन दिनों जब भी किसी ऊंचे हॉल के शिष्यों का मूड खराब होता, ये लोग बस उनकी भड़ास निकालने का जरिया बन जाते, ऐसे जैसे इंसान ही ना हो। आर्यन ने जैसे ही शोर सुना वो फौरन बाहर आया। अपने दोस्तों की हालत देखकर उसका खून खौलने लगा। सीधा जाकर पूछा, किसने मारा? हैदर, जो ये जानता ही नहीं था कि आर्यन लौट आया है, थोड़ी देर चौंका और बोला, ना नहीं, हम खुद गिर गए थे। गांगुली गुस्से से फट पड़ा, अरे, मार मार के गिरा दिया गया था। वो सब जो ऊंचे हॉल के शिष्य हैं, उन्हें लगता है वो भगवान हैं। क्या कर लिया इन्होंने? हैदर ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन गांगुली रुका नहीं। अब छुपाने का क्या मतलब? आर्यन भाई लौट आए हैं, अब सब बताना चाहिए। भाई, जब से आप गए थे हम रोज किसी ना किसी हॉल के शिष्यों से मार खाते हैं। देखिए तुफैल की हालत। मेरी बस आपसे एक ही गुजारिश है, इस बार की हॉल प्रतियोगिता में उन अहंकारी शिष्यों को उनकी औकात दिखा दीजिए, हमारा बदला लीजिए। आर्यन के दोनों हाथ गुस्से में कांप रहे थे। ये सभी हॉल, उसने दांत भींचते हुए कहा। जब से वो महाविद्यालय से गया था, ग्रीफिन हॉल और टाइगर हॉल ने बाकी हॉल को चढ़ा दिया था और अब सब मिलकर चक्रयोग हॉल के शिष्यों पर कहर बरपा रहे थे, जैसे ये लोग इंसान ही नहीं हों। और ये सब औजा की वजह से हो रहा था, क्योंकि आर्यन ने उनकी देवी औजा की बेइज्जती की थी, ऐसा उन सभी को लगता था। अब जब आर्यन दिखता नहीं था तो उसका गुस्सा उसके साथियों पर ही निकाल रहे थे। आर्यन गुस्से में जैसे ही बाहर निकला, हैदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, हम लोग ठीक हैं, वो मारेंगे पर जान नहीं लेंगे। तुम्हें अभी भावुक होने की जरूरत नहीं है। हॉल प्रतियोगिता बस 1 महीने दूर है। अगर सच में हमें इंसाफ दिलाना है तो वैसा करो जैसा गांगुली ने कहा, एक एक कर सबको हराओ। हैदर हमेशा आर्यन के लिए सोचता था। वक्त बहुत कम था और आर्यन जानता था अब एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता। उसने हैदर की आंखों में देखा, फिर अपने बाकी साथियों की तरफ और ठंडे लेकिन पक्के लहजे में कहा, मैं आर्यन कभी बदले के लिए इंतजार नहीं करता। अब तक तुम्हारे साथ जो हुआ वो बीता हुआ कल था।
मगर अब मैं लौट आया हूँ, अब कोई भी तुम्हारे साथ ज्यादती करेगा तो उसका जवाब मैं दूंगा। वो ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके दोस्त हर दिन बेइज्जती से हैं। नहीं, सभी हॉल अपने आप को बहुत महान समझते हैं ना, बहुत ऊंचे दर्जे के। चलो अब देखता हूँ कितने ऊंचे हो तुम लोग। इसे प्रतियोगिता से पहले का एक छोटा सा अभ्यास समझ लो। आर्यन ने गुस्से में पूछा, आज तुफैल को किसने मारा? किस हॉल से था वो? गांगुली समझ गया कि आर्यन अब सच में आग बबूला है। वो बोला, आर्यन भाई जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुफैल ने भी धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ आर्यन भाई, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आर्यन का सब्र अब टूट चुका था। पहले जब ग्रीफिन हॉल ने चक्रयोग हॉल पर हमला किया था तब भी उसने सह लिया था, मगर नतीजा क्या निकला? वो उसके पीछे अनंत पर्वतमाला तक पहुंच गए। अब जब वो रोज रोज उसके साथियों पर हाथ उठा रहे हैं तो और सहना बेवकूफ़ी होगी। अब अगर कोई उंगली उठाएगा तो आर्यन उसका हाथ ही तोड़ देगा। आर्यन ने दहाड़ लगाई, बताओ। गांगुली ने मुट्ठी भींची और बोला, आसमानी हॉल के लोग थे। आसमानी हॉल, बहुत बढ़िया, तो फिर शुरुआत वहीं से करेंगे। आर्यन तेज कदमों से बाहर निकल गया। अब देखता हूँ कितने बड़े बनते हो तुम लोग, उसने गुस्से में बड़बड़ाया। उधर ग्रीफिन हॉल में मास्टर तलवेश के आंगन में। क्या कहा? आर्यन लौट आया है। तुषार कहाँ है? एक शिष्य हड़बड़ाते हुए बोला, मास्टर मुझे नहीं पता, वो शायद मर। तलवेश की आंखें सुलगने लगीं। उसकी आवाज़ बर्फ से भी ठंडी और जहर से भी ज्यादा तीखी थी। निकम्मे हो तुम सब, एक छोटा सा काम नहीं होता तुमसे। उसने आंखें बंद की और गुस्से में बुदबुदाया, अच्छा है आर्यन, तू बच गया। अब मैं तुझे औजा के सामने ही कुचलूंगा। पिछले 1 महीने में औजा ने उसकी तरफ देखना तक बंद कर दिया था, इसलिए अब उसकी नफरत आर्यन के खिलाफ और भी गहरी हो चुकी थी। इस दौरान आसमानी हॉल में, हा, क्या मजाक है ये चक्रयोग हॉल वाले, 3 भूसे भी नहीं सह सकते, सारे के सारे निकम्मे हैं। कुछ शिष्य हंसते जा रहे थे। तभी अचानक हॉल का दरवाज़ा धड़ाम से टूटा और आर्यन अंदर घुस आया। सबके चेहरे एक पल के लिए सुन्न पड़ गए। फिर एक झुंड उसकी तरफ लपका। तू है कौन? इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की? मरने का शौक है क्या? हर कोई अकड़ में था, किसी की नज़र में आर्यन की कोई औकात नहीं थी। उसी वक्त हैदर और बाकी चक्रयोग हॉल के शिष्य भी वहां पहुंच गए। उन्होंने टूटा दरवाज़ा देखा तो सब सहम से गए। उनके दिल में एक ही ख्याल आया, अब तो सब गए काम से। जैसे ही आसमानी हॉल के शिष्यों की नज़र उन पर पड़ी, उन्होंने हंसी उड़ानी शुरू कर दी। अरे देखो तो, वही नौकर जैसे दिखने वाले लोग आ गए। क्या हुआ? कोई अपना भगवान बुला लाए हो मदद के लिए? हा, जो खुद लात खाते हैं वो क्या किसी को बचाएंगे? लेकिन इससे पहले कि हंसी का दौर लंबा चलता, आर्यन की आकृति फिसली और 1 सेकंड में ही वह सामने खड़े एक शिष्य के बिल्कुल पास पहुंच गया। सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पाया। उसकी आवाज़ कांपने लगी, तब तू क्या करने वाला है? आर्यन ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठाकर जमीन पर दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ, जमीन जैसे कांप उठी। वो शिष्य खून थूकने लगा, उसका चेहरा सूज गया था और दर्द इतना कि चीख तक नहीं निकली। एक ही वार से पूरा माहौल सन्नाटा हो गया। सबकी नज़रें आर्यन पर जम गईं। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। आर्यन ने तुफैल की तरफ देखा और पूछा, किसने मारा था तुझे अभी? डर मत, तू मेरा भाई है। अगर आसमान भी टूटे तो उसे मैं थाम लूंगा। तुफैल ने कांपते हाथ से भीड़ में खड़े कुछ लड़कों की तरफ इशारा किया। वो और वो। आर्यन ने कहा, जैसे इन्होंने तेरे साथ किया अब वही इनके साथ करना है। याद रखो, सहना हल नहीं है। जब बर्दाश्त की हद पार हो जाए तो तोड़ दो उनकी अकड़। अब बात खुलकर सामने आ चुकी थी। पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। आर्यन पूरी ताकत से मैदान में उतर चुका था। हैदर जोश में आगे बढ़ा, एक शिष्य की गर्दन पकड़ ली और बोला, हम कमज़ोर नहीं हैं, बस हमें घमंड नहीं है तुम लोगों जैसा। चटाक, एक जोरदार तमाचा मारा। गांगुली भी पीछे नहीं रहा, एक लात मारी। अबे, पहले हमने कुछ नहीं किया, इसलिए तू खुद को कोई नायक समझ बैठा। अब बता तुझ में कितना दम है। बाकी सेवक शिष्यों ने भी एक एक करके हमला कर दिया। आसमानी हॉल के शिष्य डर से थर-थर कांप रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पलटवार करने की। वो सब नए शिष्य थे और आर्यन के एक ही वार ने उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया था। तभी एक मास्टर कुछ वरिष्ठ शिष्यों के साथ बाहर आया और गुस्से में चिल्लाया, कौन है जो आसमानी हॉल में हंगामा कर रहा है? हैदर और बाकी शिष्य थोड़ा पीछे हट गए, लेकिन आर्यन बोला, रुकना मत। अगर आसमान भी गिरे तो उसे मैं संभाल लूंगा। फिर वो खुद सामने आया और बोला, मैं हूँ। मास्टर के पीछे खड़े 2 शिष्य गुस्से से भड़क उठे, तू मरा समझ। बहुत बड़ी गलती की है तूने। उनकी आभा बाहर निकल आई। शरीर लहरों की तरह हिल रहा था, जैसे किसी तूफान की शुरुआत हो। भीड़ में कोई बोला, अरे ये तो वरिष्ठ शिष्य गप्पू और जप्पू है। अब तो ये लड़का गया काम से। बिल्कुल सही, इतनी अकड़ में आकर हॉल में घुस आया। अब देखो कैसे जमीन पर कुत्ते की तरह पड़ा चिल्लाएगा। बस देखो अब इन सब नौकर शिष्यों की भी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी।
गप्पू और झप्पू कमजोर नहीं थे, दोनों की ताकतें एक दूसरे को और ज्यादा ताकतवर बना देती थीं। इसलिए जब दोनों साथ में हमला करते तो सामने वाला टिक ही नहीं पाता था। आसमानी हॉल में उनका अच्छा खासा नाम था। मास्टर वहीं पास में खड़ा था, मुस्कराते हुए, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बोला, एक मामूली लड़का होके इतनी अकड़, लगता है अपनी औकात भूल गया। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आर्यन ने गप्पू और झप्पू को 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। दोनों ऐसे उड़कर गिरे जैसे कोई बोरा फेंक दिया गया हो। दोनों जमीन पर पड़े थे जैसे मरे हुए जानवर हों, बेहोश हिल तक नहीं रहे थे। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया, जैसे सबकी सांस अटक गई हो। जो लोग पहले हंस रहे थे या घमंड में चढ़े बैठे थे, उनके चेहरे अब देखने लायक थे, जैसे किसी ने उनके ख्यालों पर लात मार दी हो। अगर उन्होंने गप्पू झप्पू को जमीन पर पड़े नहीं देखा होता तो यकीन ही नहीं करते कि ऐसा कुछ हुआ है। आर्यन ने सबकी ओर देखकर कहा, चक्रयोग हॉल के लोगों को नीचा दिखाना आसान लगता है, बहुत घमंड है ना अपनी ताकत पर तुम लोगों को, तो आओ दिखाओ। इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा घमंडी लग रहा था तो वो खुद आर्यन था। मास्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गरजते हुए बोला, कमीने, तू है कौन? आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जब अपने शिष्यों को ठीक से कुछ सिखा नहीं सकते तो गुरु कहलाने का हक किसने दिया तुम्हें? औरों को ज्ञान देने चले हो। मास्टर झल्ला गया, तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? अचानक उसने अपनी पूरी ताकत आर्यन की तरफ फेंकी, एक जबरदस्त दबाव के साथ। लेकिन उसके वार के जमीन तक पहुंचने से पहले ही आर्यन की ऊर्जा ने उसे पलटकर जवाब दे दिया। आर्यन एक कदम आगे बढ़ा और मास्टर की तरफ चलते हुए बोला, जो दूसरों को इज्जत देना नहीं जानता उसे गुरु कहलाने का कोई हक नहीं। फिर उसने एक ऐसा मुक्का मारा कि मास्टर हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। उसका सीना जैसे फटने को आ गया था, मुंह से खून निकलने लगा। अगर आर्यन ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की होती तो वो वहीं मर जाता। आर्यन ने चारों तरफ नजर दौड़ाए और बोला, और कोई है? बताओ, अब किसे घमंड है अपनी ताकत पर? वो जोर से चिल्लाया। मैंने पूछा, और किसके खुजली मच रही है? आ जाओ सामने, खुजली मिटा देता हूँ। उसकी आवाज़ पूरे आसमानी हॉल में गूंज गई। सभी शिष्य उसकी आभा से कांपने लगे। हैदर ने हैरान होकर कहा, आर्यन तो पिछले 1 महीने में और भी भयानक हो गया है। आसमानी हॉल की हार पक्की हो चुकी थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आर्यन ने दहाड़ते हुए पूछा, अब अगला हॉल कौन सा है? असल में उस वक्त सभी हॉल के प्रमुख शिष्य गहरे अभ्यास में लगे थे, क्योंकि हॉल प्रतियोगिता आने वाली थी, इसलिए वो वहां नहीं थे। इसके बाद अगले 1 घंटे के भीतर आर्यन ने 5 हॉल को और धूल चटा दी। उनका कोई भी शिष्य या मास्टर आर्यन की टोली को नहीं रोक सका। इससे पूरे सप्तचर्क महाविद्यालय में हड़कंप मच गया। आर्यन ने साफ कहा, यहाँ 18 हॉल हैं, सब एक एक करके आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि किसमें कितना दम है। उसका गुस्सा अभी तक थमा नहीं था। अब वो हर एक हॉल को चुनौती दे रहा था। वो सबको बताना चाहता था कि हैदर और उसके साथी उसके भाई हैं, और अगर किसी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी देखा तो वो पूरा हॉल मिटा देगा। एक अकेले इंसान की तो बात ही छोड़ो। इस बीच न्यायालय में भी बवाल मच गया। दर्जन भर वरिष्ठ मास्टरों ने एकमत होकर धर्मनाथ और अन्य न्यायपालकों से आर्यन को रोकने का आदेश मांगा। दूसरी ओर ग्रीफन हॉल में तलवेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से बड़बड़ाया, आर्यन, आर्यन, मैं तो सोच ही रहा था कि औजा के सामने तुझे जलील करने का मौका कब मिलेगा। अब तूने खुद ही मरने का रास्ता चुन लिया है। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, चलो चलते हैं शैडो ब्लेड हॉल की तरफ। उधर मयूर हॉल में माहौल कुछ और ही था। ये हॉल भी 18 में से एक था, लेकिन ना ही इसका नाम बहुत बड़ा था और ना ही ताकत। आ गए, वो लोग आ गए। चक्रयोग हॉल वाले पहुंच चुके हैं। मुख्य द्वार पर पहले से ही भीड़ जमा थी। ये सब मयूर हॉल के ही शिष्य थे, कुछ आम तो कुछ बड़े लेवल के। पर जैसे ही उन्होंने आर्यन को चक्रयोग हॉल के शिष्यों के साथ आते देखा, उनकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। उन्हें पता था कि यह वही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 1 घंटे में 5 हॉल को हरा दिया था, और अब अगला नंबर उनका था। एक मास्टर गुस्से में चिल्लाया, हॉल अध्यक्ष तो है नहीं, अब हमें ही इस घमंडी को सबक सिखाना होगा। समझ गए ना सब? सभी शिष्य थोड़े डरे मगर बोले, समझ गए। आर्यन आगे बढ़ा। उसने चारों तरफ देखा और सीधा पूछा, किस किस ने मारा था मेरे भाइयों को? जिसने जो किया था उसे वही लौटाया जाएगा, ना ज्यादा ना कम। उसकी आवाज में शांति थी, लेकिन उसके लहजे में ऐसी सख्ती थी कि दिल कांप जाए। तभी मयूर हॉल का एक वरिष्ठ शिष्य हंसते हुए बोला, अरे बच्चू, उड़ मत। ये कौन है? चक्रयोग हॉल वाले तो हर बार पिटते आए हैं, दम है तो इन्हें आधिकारिक शिष्य बना के दिखा। बाकी लोग भी चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, आधिकारिक शिष्य बना दो, देख ले कितना दम है तुझमें। ये सप्तचक्र महाविद्यालय है, यहाँ घमंड नहीं, रुतबा चलता है। चारों तरफ से ताने ही ताने। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान चेतावनी थी, मजाक की नहीं।
उसने कहा, तो फिर आओ, रोक लो मुझे, अगर रोक सकते हो तो। और उसी पल आर्यन ने हमला कर दिया। उसके मुक्के से जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। एक कदम में ही उसने एक शिष्य को सीने पर मुक्का मारा, वो हवा में उड़ता हुआ गिरा। रोक लो, अगर दम है। दूसरा आया, उसे भी गिरा दिया। तीसरा को भी जमीन चटा दी। कुछ ही सेकंड में 8 लोग पस्त हो चुके थे। जो वरिष्ठ शिष्य सबसे ज्यादा बोल रहा था अब चुप खड़ा था, जैसे सब कुछ ख्वाब हो। उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और बोला, तो बताओ, है तुम्हारे अंदर कुछ दम? वो लड़का कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूख गए और शरीर जैसे जम गया हो। तभी वही मास्टर गरज कर बोला, बहुत हो गया अब, तू अपनी हद पार कर रहा है लड़के। आर्यन की आंखों में हल्की चमक आई। बोला, हद पार कर रहा हूँ? मुझे लगता है अभी असली हद पार करना बाकी है। मास्टर ने तलवार निकाली और झपट्टा मारा, लेकिन आर्यन की हथेली में पहले से ही ड्रैगन ब्लेड आ चुकी थी। एक ही बार में मास्टर की तलवार चकनाचूर हो गई और वो कई फुट दूर जा गिरा। आर्यन कूदकर उसके पास पहुंचा और धीमी लेकिन तीखी आवाज में बोला, तू इंसान है, ये भी इंसान है। इज्जत करना सीख, आज सिर्फ सबक दे रहा हूँ। अगर फिर किसी ने हाथ उठाया तो जान ले लूंगा। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी। वो अब शांत नहीं था। उसके अंदर खून उबल रहा था, एक ऐसी खूनी ताकत जो चीख रही थी, मार डाल सबको। आर्यन एकदम शांत खड़ा था। वो कोई खून का प्यासा प्रेत नहीं था, इंसान था। हाँ, उसने खूनी मार्ग चुना था, पर सिर्फ उनके लिए जो वाकई इसके लायक थे, जो बेगुनाह थे। उन्हें छूना भी उसे मंजूर नहीं था। उसने जमीन पर पड़े मास्टर की आंखों में देखा, सीधा पूछा, समझ में आया? मास्टर डर के मारे पीछे सरकने लगा। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा सफ़ेद हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह तक कांप रही हो। लेकिन फिर भी उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। आर्यन की आंखों में फिर से गुस्से की चमक दौड़ी। उसने ड्रैगन ब्लेड को थोड़ा आगे बढ़ाया और जोर से दहाड़ा, मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आया या नहीं? अब तो मास्टर की हालत बिल्कुल खराब हो गई। वो इतना डर गया कि लग रहा था जैसे अभी डर के मारे पेशाब कर देगा। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। आर्यन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई, समझदारी अच्छी चीज़ है। फिर वो उसी घमंडी वरिष्ठ शिष्य के सामने जा खड़ा हुआ। उसकी आंखें जैसे उस लड़के की आत्मा तक को चीर रही थीं। ठंडे लहजे में बोला, समझ आया, काबिलियत किसे कहते हैं? उसने जोर से पुकारा, चलो अगले हॉल की तरफ। आर्यन के जाते ही वो वरिष्ठ शिष्य धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटनों में जैसे जान ही नहीं बची थी। पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। वो मास्टर भी वही हाल में पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर के साथ गुस्सा भी उभर आया। उसने दांत पीसते हुए कहा, इतनी बड़ी अकड़, अब देख, तू न्यायालय से नहीं बचेगा। वो तुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और वो तुरंत उठकर न्यायालय की ओर भाग गया। पूरे सप्तचक्र महाविद्यालय में हंगामा मच चुका था। सिर्फ 1 घंटे में आर्यन के नाम की गूंज हर तरफ फैल गई थी। सभी को पता चल गया था कि आर्यन सभी 18 हॉल को एक एक करके चुनौती दे रहा है। सुनो सुनो, बड़ी खबर, 6ठा बड़ा हॉल, मयूर हॉल भी आर्यन के आगे टिक नहीं पाया। अब चक्रयोग हॉल के शिष्यों का उभरने का समय है। हर कोने से शिष्य निकल आए थे तमाशा देखने। भीड़ आर्यन के पीछे पीछे चल रही थी। किसी और हॉल में एक लड़का कह रहा था, तो क्या हुआ अगर मैंने उन्हें पीटा? वो तो चक्रयोग हॉल के सेवक शिष्य हैं, मार भी दूं तो क्या? उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि आर्यन का घूंसा उसके मुंह पर पड़ा। वो लड़का सीधे जमीन पर गिरा। आर्यन ने उसके पास जाकर कहा, कुछ नहीं, बस वही लौटा रहा हूँ, वो भी 10 गुना। मारो इन सबको, उसने अपने साथियों से कहा। आधे घंटे बाद अब तक 8 हॉल तबाह हो चुके हैं। आर्यन का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। चक्रयोग हॉल के वो शिष्य जिनका नाम कोई नहीं जानता था, अब सब उन्हीं से डर रहे हैं। न्यायालय में भी हड़कंप मचा है। मास्टरों की भीड़ लगी है। अब सवाल यह है कि आर्यन को रोकेगा कौन? हर हॉल की हार के साथ आर्यन के पीछे भीड़ बढ़ती जा रही थी। उसके पीछे पीछे चलने वाले शिष्य अब तालियां बजाते थे और जोर जोर से नारे लगाते थे। अगर कोई हथियार आता तो आर्यन भी हथियार निकालता और सामने वाले का हथियार चूर चूर हो जाता। अगर कोई हाथों से लड़ता तो आर्यन दोनों हाथों से ऐसा मारता कि वो हवा में उड़ता हुआ जाकर गिरता। आर्यन की चाल अब तूफान जैसी हो गई थी। 9वां हॉल, 10वां हॉल, एक एक कर वो सबको रौंदता जा रहा था। अब हॉल के लोग उसका नाम सुनते ही डर के मारे पीछे हटने लगे थे। उधर तलवेश अपने कुछ खास शिष्यों के साथ शैडोब्लेड हॉल पहुंच गया। उसे देखकर शैडोब्लेड हॉल के शिष्यों को थोड़ी उम्मीद नजर आई, जैसे उन्हें किसी सहारे की जरूरत थी, और वो मिल गया। औजा की आंखों में अब भी वही ठंडक थी, ना भाव, ना डर, ना खुशी। तलवेश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, औजा, फिक्र मत कर, मैं आर्यन को यहीं रोक दूंगा। उसे तेरे सामने घुटनों पर लाकर गिराऊंगा और सबके सामने उसका घमंड तोड़ दूंगा। औजा चुप रही। वो पिछले कुछ समय से लगातार खुद को ट्रेनिंग में झोंक रही थी।
लेकिन वो स्तर जो आर्यन तलवार विद्या में हासिल कर चुका था उसकी पहुंच से बहुत दूर था। वो चक्रयोग हॉल भी गई थी, उम्मीद थी कि शायद आर्यन वहां मिले, लेकिन वो वहां नहीं था। तलवेश ने उसकी आंखों में वही बर्फ जैसी खामोशी देखी और मन में ठान लिया, अब तुझे सबक सिखाने का वक्त आ गया है आर्यन। देख अब कैसे तुझे जलील करता हूँ। उसके अंदर गुस्सा उफन रहा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि ओजा, जिसे वो अपनी समझता था, किसी दूसरे लड़के की तरफ झुक गई। यह उसके लिए बेइज्जती थी और अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लाल घाटी, रुद्रसेन के निवास स्थान पर जब रुद्रसेन को पता चला कि आर्यन ने सभी 18 हॉल को चुनौती दी है, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने यशवंत से कहा, तू यहीं रुक, मुझे खुद जाकर देखना है कि कौन है जो मेरे यंग मास्टर को चुनौती दे रहा है। अब तक सप्तचर्क महाविद्यालय के 18 हॉलों में से बस 4 प्रमुख हॉल ही आर्यन की चुनौती से बचे थे। उनके अलावा सिर्फ शैडोब्लेड हॉल ही था जो अभी तक आर्यन के हाथों नहीं गिरा था, और यही हॉल था जो आर्यन से सबसे ज्यादा नफरत करता था। क्यों? क्योंकि ओजा उनके लिए किसी देवी से कम नहीं थी। वो उसे अपना गौरव समझते थे। जब तक ओजा तलवेश के साथ थी जो ग्रीफिन हॉल का उत्तराधिकारी था, ताकतवर था, तलवार का उस्ताद था, तब तक उन्हें कोई एतराज नहीं था। दोनों को आदर्श जोड़ी माना जाता था। लेकिन आर्यन, उनकी नज़रों में वो तो बस एक मामूली सा लड़का था। जब ओजा उसकी ओर हो गई तो उन्हें बहुत गहरा झटका लगा। उनका घमंड चूर चूर हो गया। इसी वजह से उन्होंने चक्रयोग हॉल के शिष्यों पर बहुत जुल्म किए, बार बार उन्हें यातनाएं देने की कोशिशें की। जब आर्यन का कुछ कर नहीं पाए तो अपनी सारी भड़ास उसके साथियों पर निकालते रहे। दूर आर्यन चक्रयोग हॉल के 1 दर्जन से ज्यादा शिष्यों के साथ शैडोब्लेड हॉल की ओर बढ़ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ छात्रों की भीड़ जमा हो गई थी। सबको इस टकराव का इंतजार था। सब जानना चाहते थे कि इस बार आर्यन कहां तक जाएगा। अब सिर्फ यही हॉल बचा है। क्या आर्यन इसको भी हरा देगा? मुश्किल है। ये हॉल बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर है। यहाँ के मास्टर्स बहुत ऊंचे लेवल के हैं। इस बार आर्यन की हालत खराब हो सकती है। सुना है ग्रीफिन हॉल के लोग भी आए हैं। अगर उन्होंने दखल दिया तो आर्यन हार जाएगा। पिछली बार जब उन्होंने चक्रयोग हॉल पर हमला किया था तब तो आर्यन कुछ कह भी नहीं पाया था। ग्रीफिन हॉल तो महाविद्यालय का शीर्ष हॉल है, उनके शिष्यों के सामने आर्यन क्या ही करेगा। भीड़ में लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। हर किसी की नज़र इस बात पर थी कि आर्यन इस बार कितनी देर टिकेगा। और जब ये बात फैली कि ग्रीफिन हॉल के शिष्य शैडोब्लेड हॉल में मौजूद हैं तो सबने मान लिया कि इस बार आर्यन की हार पक्की है। शैडोब्लेड हॉल के अंदर एक शिष्य हांफता हुआ दौड़ता आया और चिल्लाया, वो आ गया है। इतना सुनते ही हॉल के आंगन में बैठे सारे शिष्य चौकन्ने हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। ओजा की भौहें थोड़ी सिकुड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, ना खुशी ना डर, बस एक तीखा एहसास। तलवेश ने अपनी तलवार को कसते हुए कहा, अब आया है ये कुत्ता। शैडोब्लेड हॉल के दरवाजे पूरी तरह खुले हुए थे। आर्यन जब वहां पहुंचा तो उसके साथ चल रहे हैदर ने कहा, भाई हमने तो अपना बदला ले लिया, अब रुक जाना चाहिए। उसकी आवाज़ में चिंता थी। अब तक उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी थीं उन सब में उन्हें जो सुकून मिला था वो अलग ही था, जैसे सीने में जमा हुआ दर्द अब बाहर निकल गया हो। लेकिन हैदर को पता था कि ये सब आर्यन की वजह से हो पाया था। अगर वो ना होता तो शायद उन लोगों की इतनी हिम्मत कभी नहीं होती। पर यह बात भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि शैडोब्लेड हॉल बाकी हॉलों से अलग था, और अब जब ग्रीफिन हॉल के शिष्य भी उनके साथ थे तो आर्यन के लिए चीज़ें खतरनाक हो सकती थी। हैदर नहीं चाहता था कि उसके भाई को कोई नुकसान पहुंचे। आर्यन बस हल्के से मुस्कुराया और बोला, हैदर अगर आज मैंने इस हॉल को नहीं झुकाया तो मेरे शब्दों की कोई कीमत नहीं बचेगी। और जब आर्यन कुछ ठान लेता था तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता था। इस हॉल को गिराना ज़रूरी था, और इसके पीछे एक और कारण भी था, ओजा। पिछले 6 महीने से आर्यन को ओजा को अपना वॉर गॉड बनाने का मिशन मिला था, पर इस दौरान वो उससे बहुत कम मिल पाया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका मिशन अधूरा रह जाएगा। कुछ ही देर में आर्यन शैडोब्लेड हॉल में दाखिल हुआ। उसके पीछे हैदर था और बाकी सारे चक्रयोग हॉल के लड़के भी साथ आ गए थे। जैसे ही सब अंदर पहुंचे तभी शैडोब्लेड हॉल का भारी द्वार जोर से बंद कर दिया गया। अब जब आ ही गए हो तो खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे, एक लड़का गुस्से में चिल्लाया। सीढ़ियों के नीचे मैदान में पहले से बहुत सारे शिष्य खड़े थे। सब ऐसे घूर रहे थे जैसे आर्यन ने उनके घर उजाड़ दिए हों, और उनके लिए यह बात कुछ हद तक सही भी थी। ओजा, जिसे वो लोग देवी जैसा मानते थे, आर्यन ने उसका अपमान किया था और अब वो सब उसी का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे। द्वार बंद होते ही हैदर और बाकी चक्रयोग हॉल के शिष्यों के चेहरे उतर गए। उनके मन में डर साफ दिखने लगा। ये डर देखकर एक लड़का जोर से बोला, अब समझ आया डर क्या होता है। दिन भर अकड़ दिखा रहे थे, कचरे के ढेरों, आज बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर, अब भुगतो। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरता हुआ बोला, चुप रहो, चिल्ला कर कुछ नहीं मिलेगा।
उसने चारों तरफ देखा और कहा, मैं बस पूछना चाहता हूँ कि मेरे साथियों को किस किस ने हाथ लगाया। मैं था, एक लड़का बोला। मैंने भी मारा, अब क्या कर लेगा। दूसरा बोला, हम सब थे, क्या कर लेगा। तीसरा हंसते हुए बोला, तू खुद को क्या समझता है बे, ये शैडो ब्लेड हॉल है, कोई सड़क छाप जगह नहीं। अब तेरे जैसे लोग भी यहाँ आकर दिखाएंगे। इन सब को देखो, खुद को शिष्य कहते हैं, ये तो कबाड़ से भी गए गुजरे हैं। उस लड़के की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आर्यन एकदम आगे बढ़ा और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लड़का चकराकर वहीं गिर पड़ा, लेकिन उसे उठने का मौका दिए बिना आर्यन ने उसका चेहरा जमीन पर दबा दिया और उसके सिर पर पांव रख दिया। फिर नीचे झुककर बोला, हाँ अब बता, तू क्या है, कबाड़ या उससे भी गया गुजरा। ये देखते ही चारों ओर से शैडो ब्लेड हॉल के शिष्य उस पर झपटने को हुए, मगर आर्यन ने वहीं खड़े खड़े दहाड़ लगाए, अगर किसी ने एक कदम भी बढ़ाया तो इसकी लाश यहीं पड़ेगी। आजमा कर देख लो। नीचे दबा हुआ लड़का दर्द से चीख पड़ा। बाकी सब जहां थे वहीं रुक गए, जैसे किसी ने पैरों में कील गाड़ दी हो। आर्यन फिर नीचे झुका और उसी ठंडी आवाज में बोला, अब बता, तू क्या है, बोल। उसकी आवाज मैदान में गूंज गई। लड़के की आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन वो बोला, अगर हिम्मत है तो मार दे, फिर देखता हूं तू जिंदा कैसे जाएगा यहां से। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी, सर, ताना मारने वाली। फिर उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर आ गया। 1,03,000 किलो वजन की खूंखार ब्लेड जैसे ही उसकी गर्दन के पास आई, लड़का कांपने लगा। आर्यन बोला, तो तुझे मार ही देना चाहिए ना। नहीं, मैं कबाड़ हूँ, सबसे बेकार कबाड़, कृपया मत मारो। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। आर्यन ने कहा, क्या कहा, साफ साफ सुनाई नहीं दिया। वो रोने लगा, मैं कबाड़ हूँ, निकम्मा, घटिया, बस छोड़ दो। आर्यन ने ब्लेड अपने कंधे पर रखी और सामने खड़े बाकी शिष्यों की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अब उनमें डर भी था। आर्यन बोला, तुम सब भी वैसे ही हो कबाड़। अब बताओ, एक एक करके आओगे या सब एक साथ। ये था उसका बदला, जो बेइज्जती उन्होंने हैदर और उसके साथियों की थी। आर्यन अब उसका 1000 गुना लौटा रहा था। उसी वक्त दिल पॉइंट्स -999। औजा की आंखों में एक ठंडी बेरुखी सी नजर थी, ना कोई भाव, ना कोई उम्मीद। कम से कम आर्यन को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इस मिशन में कुछ कर पाएगा। अगर वो मिशन को पूरा नहीं कर सकता तो वो ना उसकी वॉरगॉड बन सकती है और ना ही उसकी साथी। और जब वो उसकी साथी नहीं तो फिर वो क्यों उसका लिहाज करे। आर्यन को सुंदरियां पसंद थीं और औजा जैसी लड़की तो वैसे भी हर किसी का ध्यान खींचती है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से वो कभी अपने रास्ते से नहीं भटकेगा और किसी भी लड़की के लिए अपने भाइयों को नहीं भूल सकता। ये उसकी फितरत में नहीं था। उसने औजा की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतना काफ़ी है। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। शैडो ब्लेड हॉल के शिष्य अब भी नाराज थे। अगर उन्हें फिर कभी हैदर या उसके साथियों से मिलना पड़ा तो वो फिर से वही अपमान, वही जलील करना दोहराएंगे। इसलिए आर्यन को लग रहा था कि ये अभी काफ़ी नहीं है। औजा की भौहें तन गईं। उसकी आवाज़ गुस्से में कांप रही थी, अपनी हद में रहो, ये शैडो ब्लेड हॉल है। वो सच में बहुत गुस्से में थी। आर्यन उसकी आवाज़ से ही समझ गया। पिछले 1 महीने से औजा लगातार स्वॉर्ड सेंस तकनीक में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी, पर वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाई थी। जहां आर्यन ने छोड़ा था वो वहीं के वहीं अटकी हुई थी। अगर कोई प्रगति नहीं तो फिर उसकी सारी मेहनत बेकार थी। उसे तो आर्यन की पिछली मिराज स्वॉर्ड की चाल भी समझ नहीं आई थी, और ना ही यह समझ आ रहा था कि आर्यन ऐसा कैसे कर पाया। क्या बस सोचना काफ़ी होता है किसी मास्टर की चाल सीखने के लिए। आर्यन का चेहरा अब सख्त हो चुका था। मैं हमेशा ऐसा ही था, और चाहे शैडो ब्लेड हो या कोई और, ज़रूरत पड़ी तो सबसे लड़ जाऊंगा। अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। पहले आर्यन प्रतिशोध की तलवार औजा को देना चाहता था, शायद इस तरह वो उसके प्रति -999 वाला प्रभाव कुछ कम कर सकता था। पर अब आर्यन को फर्क नहीं पड़ता, -999 तो पहले ही हो चुका है, इससे ज़्यादा क्या ही बुरा होगा। औजा पूरी तरह भड़क चुकी थी। मैदान में खड़े बाकी शिष्य भी और ज़्यादा आक्रामक हो गए थे। उन्हें औजा का गुस्सा देखकर जैसे आग लग गई हो, और फिर वो सब आर्यन की तरफ लपके। हरामी, तूने हमारी देवी को छेड़ा, अब तू गया। मैं तो पहले से ही इससे चिढ़ा बैठा था। पिछली बार भी औजा का मजाक उड़ाया, अब पूरे हॉल को ललकार रहा है। बातें बंद करो, सब मिलकर इसका काम तमाम कर दो। औजा को कोई हाथ भी लगाए, ये सोच कैसे लिया तूने? मारो इसे। पागलों की तरह चिल्लाते हुए 100 से ज़्यादा लड़कों ने आर्यन को चारों तरफ से घेर लिया। सबकी नज़रें बस एक ही चीज़ चाह रही थीं, उसे ख़त्म करो। लेकिन आर्यन के चेहरे पर अब भी डर नहीं था। उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तो मतलब यह है कि तुम सब एक एक करके नहीं, भीड़ में लड़ोगे, अकेले? हाँ, तुझे तो कुचलना है, लड़ाई थोड़ी ना करनी है। आज ही तेरा घमंड तोड़ेंगे, जब 100 लोग एक साथ टूटेंगे तुझ पर।
आर्यन ने गर्दन झुकाकर एकदम शांत लहजे में कहा, तो सुन लो, मैं अकेला पूरे शैडोब्लेड हॉल को चुनौती देता हूँ। अबे ये तो पागल हो गया है, एक लड़का चिल्लाया। अब और बर्दाश्त नहीं होता। आर्यन सच में बहुत ज्यादा घमंडी लग रहा था। 100 लोगों से घिरा होने के बावजूद उसके चेहरे पर डर का नाम नहीं था। इस पल में शायद मैदान में खड़ा वो अकेला ऐसा इंसान था जो बिना डरे डट कर खड़ा था। तभी एक लड़का आर्यन की तरफ झपटा। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। उसका शरीर सांप की तरह पलटा और उसने मुक्का हवा में घुमा दिया। एक जोरदार वार से वो लड़का कई कदम दूर जा गिरा, लेकिन उसी पल बाकी सारे लड़के भी एक साथ उस पर टूट पड़े। आर्यन के हाथ पांव भी बिजली जैसे चलने लगे और वो पागलों की तरह पलटवार करने लगा। तभी हैदर चिल्लाया, चलो सब। चक्रयोग हॉल के करीब दर्जन भर सेवक शिष्य भी आंख मूंद के दौड़ पड़े, लेकिन उनकी ताकत शैडोब्लेड हॉल के लड़कों से बहुत कम थी। वो ठीक से पास भी नहीं पहुंचे थे कि हवा में उड़ गए। शैडोब्लेड हॉल वाले तो उन्हें देख भी नहीं रहे थे, उनकी नज़र बस आर्यन पर थी। घमंड दिखाता है, अब देख घमंड का अंजाम क्या होता है। अभी भी अकड़ में है तू। 100 से भी ज्यादा लड़के उस पर ऐसे टूटे जैसे उसे जिंदा चबा जाएंगे। आर्यन को हिलने तक की जगह नहीं मिल रही थी। उसने मन में कहा, साले मुझसे भी बड़े पागल निकले ये लोग। औजा की बात ही कुछ और है। लेकिन आर्यन के शरीर के अंदर की शक्तियां उबलने लगी। उसने गुस्से में दहाड़ा, 6ठे लेवल की सोलस्टम तकनीक। अचानक उसके पूरे शरीर से जोरदार झटके के साथ 64 गुना शक्तियां बाहर फूटी। दफा हो जाओ। उसकी 8वें लेवल की रक्तवीर ताक पूरे जोर में थी। ये झटका पास खड़े सबको हवा में उड़ा ले गया। अब मेरी बारी है। आर्यन ने थोड़ी दूरी बनाकर हमला बोला, नशेड़ी चाल। वो बिल्कुल पागलों की तरह वार करने लगा। उसकी चाल तेज थी, अजीब थी और बेहद खतरनाक। शैडो ब्लेड हॉल के लड़के चीखते चिल्लाते उड़ने लगे। कोई पेड़ पर लटका, कोई छत पर जा गिरा, कोई दीवार से टकराया। आओ ना, अकेले में दम नहीं है तो और भी बुलाओ। नशेड़ी चाल में कोई तय तरीका नहीं था, बस रफ्तार, ताकत और पागलपन था। शैडो ब्लेड हॉल के ज्यादातर पहले साल के लड़के अभी शून्यवीर ही थे और आर्यन 8वें लेवल का रक्तवीर था, तो फिर वो उसके सामने कैसे टिकते। आर्यन ने किसी को दोबारा उठने नहीं दिया। जिसे भी मारा वो वहीं पड़ा रह गया। कुछ ही मिनटों में मैदान में सिर्फ कराहते हुए लड़के बचे थे। अब देवी का रक्षा दल नहीं, वे किसी मरी हुई कुत्तों की टोली जैसे लग रहे थे। आर्यन ने उन्हें घूरते हुए कहा, अगर मेरे साथियों को फिर हाथ लगाया तो अगली बार सिर्फ हड्डियां नहीं टूटेंगी। फिर उसकी नज़र औजा पर पड़ी और ठंडे लहजे में कहा, तुम शैडो ब्लेड हॉल की मास्टर हो, तुम्हें अपने शिष्यों को काबू में रखना चाहिए। उसने अपने अंदर का गुस्सा किसी तरह काबू में किया और शांत हो गया। फिर आर्यन ने हैदर की तरफ देखा और बोला, चलो बताओ अब अगली बारी किसकी है। औजा का चेहरा कठोर हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसके हाथ की तलवार हल्के हल्के कांपने लगी और उसके चारों ओर एक अजीब सा तलवारों वाला दबाव फैल गया। आसपास रखे बाकी हथियार भी जैसे उस असर से कांपने लगे। अचानक औजा की आंखों में गुस्सा भर गया। उसके शरीर से स्वॉर्ड इंटेंट जैसे फट पड़ा। उसने तलवार निकाली और गुस्से में चिल्लाई, मेरे शिष्यों को सिखाने का काम तुम्हारा नहीं है। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकी। आर्यन ने आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा, तुम सब पीछे हट जाओ। फिर वो नीचे झुका, जमीन से एक सूखी टहनी उठाई और उसे तलवार की तरह औजा की तरफ तानते हुए मुस्कुराया, लगता है पिछली बार तुम्हारा पिछवाड़ा ज्यादा नहीं दुखा। ये कहते ही उसके शरीर से भी स्वॉर्ड इंटेंट फूट पड़ा और वो टहनी जैसे असली तलवार बन गई। अब मैं तुम्हें असली हुनर दिखाता हूँ, उसने कहा। अब आर्यन की चाल बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके कदम जमीन पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे कोई परछाई धुंध में चल रही हो। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वह अगला कदम कहाँ रखेगा। वो कभी झुकता, कभी लहराता, जैसे हवा में उड़ता कोई धुआं हो। जमीन पर पड़े कुछ शिष्य फुसफुसाए, ये भी बाज चाल जानता है। ये लड़का है कौन? मास्टर औजा ने हमें ये चाल सिखाई थी, पर इसकी चाल तो उनसे भी बेहतर लग रही है। बाकी चिल्लाने लगे, मास्टर औजा, हार मत मानना, उसका घमंड तोड़ दो। वहीं दूर खड़े तलवेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने खुद सालों मेहनत करके भी बाज चाल नहीं सीखी थी, और ये लड़का आर्यन उसे औजा से भी बेहतर चला रहा था। औजा के मन में भी खलबली मच गई। 1 महीने पहले तो ये बस शून्यवीर था, अब 8वें स्तर का रक्तवीर बन गया। लेकिन उसने अपने हैरानी को छुपा लिया और अपनी सारी स्वर्णवीर की शक्तियां झोंक दी। उसकी तलवार में आग जैसी लपट दौड़ने लगी। तभी आर्यन की आवाज़ गूंजी, ध्यान से देखना, और मन ही मन बोला, माया जगत तकनीक। एक पल में उसका शरीर दो हो गया। कोई क्लोन नहीं था, बल्कि ऐसा भ्रम जो सच लगे। औजा कुछ समझ पाती उससे पहले वो उसके पीछे आ गया और हाथ में पकड़ी टहनी उसके कमर के नीचे मारी, प्या। एक जोरदार आवाज के साथ, यह है तुम्हारे मुझसे भिड़ने का नतीजा। औजा दर्द से तिलमिला गई। उसकी आंखें डबडबा उठी और पीठ पर लाल निशान उभर आया। गुस्से में उसने तलवार से पलट कर वार किया, लेकिन आर्यन वहां नहीं था। उसी पल वो भ्रम से जागी।
जैसे ही उसने मुड़कर आर्यन को देखा उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो फिर पलटी, तलवार से हमला किया, पर आर्यन फिर से लहराता हुआ उसके पीछे आ गया। और फिर वही प्यां, दूसरी बार टहनी मारी। अब भी अकड़ रही हो? अब की बार ओजा की आंखों से आंसू छलक आए। उसका पूरा शरीर गुस्से और शर्म से कांप रहा था। ये बेइज्जती अब वो और नहीं झेल पा रही थी। वो लड़ाई से पीछे हटी, गहरी सांस ली और आर्यन को गुस्से से घूरने लगी। लेकिन अब उलझन में थी। गुस्सा तो उसे होना चाहिए था, फिर आर्यन को किस बात का गुस्सा था? तभी आर्यन ने टहनी उसकी तरफ तानते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें नहाते हुए देख लिया था? तो क्या हुआ अगर मैंने ज्यादा बोल दिया? तुम सोचती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? जिस लड़की पर मेरी नज़र पड़ जाए, चाहे वो नरक की राक्षसी हो या स्वर्ग की रानी, वो मेरी होगी। और सुन लो, तुम्हारा बदला भी मैं ही लूंगा। उसकी आवाज़ में पागलपन था और चेहरा पूरी तरह गुस्से से लाल। उसे ओजा को जीतना था किसी भी कीमत पर। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज़वर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद।